अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक हंसती मुस्कुराती और खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा। सिर्फ उम्मीद है और दुआ भी है कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और आपका जो वीकेंड है वो बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरा होगा। वो आप लोगों ने हल्ला गुल्ला भी किया होगा, फैमिली और अपने दोस्तों के साथ टाइम भी गुजारा होगा। और जनाब जब छुट्टी के बाद वापस हम अपनी रूटीन में आते हैं ना तो एक अच्छा खासा मुश्किल टास्क होता है। और मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क था क्योंकि मैं एक लंबी छुट्टियों के बाद आ रही हूँ। तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, लेकिन शुक्र अल्लाह का अब जो है मुस्बत सोच है और एनर्जी है, उसके साथ वापस आ चुकी हूँ अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म पर, ताकि आपके जो दिन है उनको और भी अच्छा बनाया जा सके और कामयाबी का ज़रिया भी बनते हैं। जो हमारी एनर्जी, हमारी जो मुस्बत सोच होती है ना, सबसे ज़्यादा इसमें एक एलिमेंट जो हम लोगों को ऐड ऑन करना होता है वो होता है खुद शनासी, अपने आप को ढूंढना। अपनी सलाहियतों का इदराक जब हमें हो जाता है ना तो फिर मंजिल और भी आसान हो जाती है हमारे लिए, वरना आपकी एनर्जीज जो है ना वो वेस्ट होती हुई आपको दिखाई देती हैं। और इस हवाले से हज़रत वासिफ अली वासिफ का एक कॉल है कि ज़िंदगी में तरक्की के लिए मेहनत और जिद्दोजहद बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये मत भूलें कि मेहनत के ज़रिए गधे को घोड़ा और कांटे को गुलाब नहीं बनाया जा सकता। और मेहनत के जरिए आप गधा जो है ना बेहतरीन गधा तो बन सकता है, लेकिन घोड़ा नहीं बन सकता है। तो मतलब ये है कि आपके अंदर जो सलाहियतें हैं उनको आप लोग निखारें, उन्हें पहले समझें, एक्सप्लोर करें, फिर उनके ऊपर काम करने की कोशिश करें। और इसमें आप माहिर बन सकते हैं उस फील्ड में। आप बेशक उसमें कामयाब नहीं होंगे, लेकिन एटलीस्ट आपको पता होगा कि वो चीज़ आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो पहले अपनी सलाहियतों को हमें पहचानना चाहिए ताकि उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट हो सके, अपना बेस्ट दे सके, ताकि एक तो हमारी मेहनत भी ज़ाया ना हो और दूसरा हमारा वक्त भी ज़ाया ना हो। तो फिर आप देखिएगा जब जनाब आपकी जो कामयाबी है वो आपका मुकद्दर ज़रूर बनेगी। तो आप लोगों ने भी इन चीज़ों का इदराक करना है कि आपके अंदर कौन सी जो सलाहियत है वो छुपी हुई है, ताकि आप उसको निखार सके, उसे पॉलिश कर सके और आने वाले दिनों में अपनी ज़िंदगी में उसको जनाब ऐड ऑन कर सके। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो जितनी हमारी जिस्मानी सेहत अहम होती है ना, उससे कई गुना ज़्यादा हमारी दिमागी, ज़हनी और नफ्सियाती सेहत अहम होती है। लेकिन हमारे जो ध्यान है वो इस तरफ बिल्कुल भी नहीं होता है, जबकि बढ़ते हुए हमारे जो समाजी और मुआशी मसाइल हैं उनकी वजह से ज़हनी अमराज की शरह में इजाफा होता जा रहा है। और रही सही जो कसर थी वो मोहलिक कोरोना वायरस ने निकाल दी है। और हालिया कोविड-19 के मंजरनामे में दुनिया भर से लाखों लोग इमोशनल और मेंटल क्राइसिस का शिकार हुए हैं और अभी तक हो रहे हैं। जहां मुल्क माली और मुआशी बहरान का शिकार हुए, वहीं अक़वाम आलम के लाखों लोगों ने डर, खौफ, सोशल डिस्टेंसिंग और आइसोलेशन की जद में आकर मेंटल इलनेस की जद में भी आए हैं। तो इस ज़मीन में दो बड़े ज़हनी आर्ज़ों का जिक्र करना चाहूँगी यहाँ पर मैं। एक एंजाइटी का बहुत ज़्यादा हमने सुना है, दूसरा डिप्रेशन, जो दौरे जदीद की ज़हनी आर्ज़ों की सफ़ में पहले नंबर पर आता है। पाकिस्तान साइकेट्रिक सोसाइटी के अगर स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात की जाए ना तो मुल्क में 33% लोग ज़हनी परेशानी और डिप्रेशन का शिकार हैं, 4% लोग हैं जिनको वहम है, जबकि 3% लोग बेजा खौफ की बीमारी में मुब्तला हैं। मुल्क के 30,731 मरीजों के लिए ज़हनी अमराज का एक मौलिज दस्तयाब होता है। और मुल्क में मजमूई तौर पर कौमी हेल्थ कमीशन से जो रजिस्टर्ड हैं ज़हनी अमराज के मौलजीन की कुल तादाद सिर्फ 837 बताई जाती है। तो आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जा रहा है, जिसका मकसद यही है जनाब कि ज़हनी और नफ्सियाती अमराज की रोकथाम की जाए। हम ये भी बता सकें कि नफ्सियाती और दिमागी सेहत कितनी अहम होती है, मेंटल डिसऑर्डर्स की वजूहात क्या हो सकती है और इनसे कैसे बचा जा सकता है। इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर इमरान मुर्तज़ा साहब हैं, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं और फाउंटेन हाउस के MSP हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का। डॉक्टर साहब, आज जो वर्ल्ड डे मनाया जा रहा है बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हम लोगों को लगता है कि शायद हमारी जो जिस्मानी सेहत है सिर्फ वो ही अहम है और उसी के पीछे हम लोग भागते रहते हैं, लेकिन मेंटल सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आजकल एंजाइटी, डिप्रेशन और ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर कि इसको किस तरह इसकी रोकथाम करनी चाहिए हमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुज़ार
कि उसने एक और ज़िंदगी और सेहत वाला दिन आपके साथ गुजारने का मौका दिया। आमीन। और लाखों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पे। सारी इज़्ज़तें अल्लाह ताला के लिए। बड़ा इम्पोर्टेंट मौजू और 1992 से 1992 से दुनिया भर में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया को ये एहसास हुआ 1992 में जाके कि जहनी सेहत कितनी इम्पोर्टेंट है। लेकिन मेरे हिसाब से तो ये हमें हर रोज़ मनाना चाहिए। ये इतना इम्पोर्टेंट डे है। उसकी वजह यह है कि अगर जहनी सेहत ठीक है तो आपकी जिस्मानी सेहत भी ठीक है और आपकी माशी और माशरती सेहत भी ठीक है। बिल्कुल। जो ये कम्बिनेशन है मिल के किसी शख्स को सेहतमंद बनाने के लिए। तो अगर जहनी सेहत ठीक है तो सब कुछ ठीक है। अच्छा, ये कहा यह जाता है कि ये घर घर की कहानी है जहनी अमराज, लेकिन मैं उससे भी अगली बात कहता हूँ और हमेशा इस पर एम्फेसाइज भी करता हूँ इस बात के लिए कि ये हर शख्स की कहानी है। उसकी वजह यह है कि जिसके पास दिमाग है उसको दिमाग की बीमारी हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो इस बात को सब लोग जो टीवी प्रोग्राम आज देख रहे हैं वो समझ लें कि जिसके पास दिमाग है उसको दिमाग की बीमारी हो सकती है। तो आज के बाद आपने किसी को पागल नहीं कहना, क्योंकि उतने ही चांसेस आपको भी है। बिल्कुल ऐसे ही है। एक तो पहली इंपॉर्टेंट बात होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात होगी कि हमने इसकी, देखिए इस वक्त पूरी दुनिया जो है ना वो जूझ रही है जहनी अमराज के मसाइल से। और आपने स्टैटिस्टिक्स बताई है, डिटेल में बहुत डिस्कस की है, अपने इंट्रो में भी बताया है सारी इंपॉर्टेंट बात को। इस वक्त हर 4 में से 1 आदमी तकरीबन उसको जहनी अमराज से जूझ रहा है, मुब्तला है दुनिया भर में। तो पाकिस्तान की अगर आबादी 23 करोड़ है तो कोई 6-7 करोड़ लोग यहाँ पे भी अफेक्टेड है। और आप ये समझें कि खुदा न खास्ता किसी के घर में अगर कोई साइकेट्री का मर्ज़ है और खुदा न खास्ता उसमें नशे की बीमारी भी शामिल है अगर है, तो अगर घर के सारे लोग फिर अफेक्टेड हो जाते हैं तो फिर ये तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बन जाती है। अच्छा, 2 बड़ी बदकिस्मतियाँ पाकिस्तान के हवाले से मैं आपको डिस्कस करूँ। एक तो आज भी 1500 साल गुजरने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म आने के बावजूद हम वही जादू टोने और जाली कामों में लगे हैं। तो हर तावीज़ नज़र का लग जाना और जादू का हो जाना, हर घर के हर आदमी डिस्कस करता है इस मौजू पे, जबकि अगर हम इससे बच जाएं तो बहुत ज़्यादा मसाइल में। दूसरा, अब भी हमारे लिए प्रायोरिटी जो है ना वो जहनी सेहत नहीं है। जब भी पूरी दुनिया में आज का जो थीम है वो जहनी सेहत को तरजीह देने के लिए बात की जा रही है। जहनी सेहत को अगर तरजीह देंगे तो बाकी सेहत भी ठीक रहेगी। ये पूरी दुनिया का है, इसमें अमेरिका, इंग्लैंड अब सब लोग शामिल हैं कि जहाँ पे सास बहू की लड़ाई नहीं होती, जहाँ पे नन भावज की कोई लड़ाई नहीं होती, जहाँ पे तलाक़ों के मसले नहीं, शादी बहुत कम होती हैं और वहाँ बच्चों की शादी और पढ़ाई पे ज़्यादा उनका सब सिस्टम एक बना हुआ है। वहाँ पे भी उसको कहते हैं कि तरजीह दें, इस बारे में बात करें। अच्छा, हम जो है ना सारी सेहत के बारे में तो बात करते हैं, हर किस्म के मसाइल के, और सबसे ज़्यादा हम जो डिस्कस करते हैं सियासत को डिस्कस करते हैं, लेकिन जिसके सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ तरजीह देनी चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, वो हमारी ज़हनी सेहत है। और मेंटल हेल्थ को हम अवॉइड करते हैं। लेकिन हम इसको टैबू समझते हैं डॉक्टर साहब कि हम किसी से बात करेंगे, अच्छा हम दिमागी तौर पर थोड़ा परेशान हैं, ये डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार है, तो लोग क्या सोचेंगे? देखिए, आपका जो सवाल है और आपकी जो बात है वो बहुत उसमें वज़न है। मैं एक हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको बताता हूँ और वो मैं इस बात को बार बार रिपीट करता हूँ, करना चाहता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद नबी से बाहर निकले तो सामने कुछ औरतें बैठी। एक खातून जो थी उसमें से उठी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में कुछ बात करने लगी और उनका हाथ जो है उन्होंने पकड़ लिया और बात करती जा रही थी। सख्त गर्मी है, आपको पता है कि वहाँ का मौसम कितना सख्त था। इतनी सख्त गर्मी थी कि पसीना जो था वो सर से बहता हुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूतों तक आता और वो काफ़ी देर तक उनके साथ चलती रही, कान में बात करती रही। तो एक सहाबा कराम आगे बढ़े, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस औरत का दिमाग ठीक नहीं है। आप जवाब सुने और इस जवाब को मेंटल हेल्थ के हवाले से एक मैसेज, बहुत क्लियर मैसेज है, जो ये समझ ले तो आप समझिए तब्दीली है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे पता है कि इसका जहनी सेहत ठीक नहीं है, लेकिन मैं नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा। क्या जुमला था? मैं नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा। हमने सुनना छोड़ दिया। बिल्कुल। हमने किसको सुनना छोड़ दिया? जो हमारे कमरे में रहते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे घर में रहते हैं, हमारे पड़ोस में रहते हैं, हमारे अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त अहबाब, हमने सुनना छोड़ दिया। और हमने सुनना किसको शुरू कर दिया?
मोबाइल फ़ोन को, टीवी को, लैपटॉप को सुनना शुरू कर दिया। नतीजतन ये हुआ कि हमारे कमरे में रहने वाले को अगर जहनी जिस्मानी बीमारी होती है तो वो किसी को नहीं पता होता, दूसरों को पता चलता है। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि सुनना शुरू कर दें सही। और वो एहसास क्रिएट करें कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था। तो अगर हम ये सुनना और एहसास करना शुरू कर देंगे तो हमें बीमारियों का बहुत जल्दी पता चल जाएगा और फिर हम ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। ठीक। हमें पता ही नहीं है कि बीमारी मौजूद है। अब देखिए इस वक्त क्योंकि हम मिनहजुल कौम कोई सेहतमंद कौम तो है नहीं, हमारी कोई प्रायोरिटी नहीं है। जितने लोग ये टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं ज़रा मुझे बताएं ना, इस साल के बजट में उन्होंने अपने हवाले से अपनी सेहत के, जिस्मानी सेहत तो बहुत दूर की बात और मेंटल हेल्थ तो और उससे भी दूर की बात, कि कोई पैसे वैसे रखे हैं इस दफ़ा? कोई मेंटल हेल्थ पे या कोई जिस्मानी हेल्थ पे कोई नहीं रखे होंगे, कोई बजट नहीं होगा। हाँ, पैसे आएंगे तो हम गाड़ी ख़रीद लेंगे, बड़ी ले लेंगे, ड्राइंग रूम बना लेंगे, सोफ़ा ले लेंगे, कपड़े खरीद लेंगे, लेकिन हम सेहत पे कोई पैसा नहीं, तो हमारी प्रायोरिटी नहीं है, हमारी तरजीहात नहीं है। सेहत पे भी तब पैसा लगाते हैं जब हमें पता चलता है अच्छा कोई बड़ी बीमारी आ जाए। हाँ। अच्छा, वो भी आपकी बात सही है कि बड़ी बीमारी है, छोटी मोटी बीमारी को तो हम कंसीडर नहीं करते। हम लोग कहते हैं अच्छा ठीक है, इग्नोर कर देते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस तरह मैं स्टैटिस्टिक्स बता रही थी कि हमारे पास जो इनको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर्स की तादाद भी बहुत, मतलब 837 डॉक्टर्स देखिए ये तो कुल तादाद जो है, अगर मैं अच्छा ये तादाद तो है कम, लेकिन माशरे का क्या रवैया है? माशरा तो जाता ही नहीं डॉक्टर्स के पास, इस वजह जाता भी नहीं है और वो प्रायोरिटी देना भी नहीं चाहते हैं। और दूसरा स्टिग्मा आपने अपनी इंट्रो में खुद बताया कि हम खुदा ना खास्ता हम साइकेट्रिस्ट के पास चले जाएंगे, हम डॉक्टर के पास चले जाएंगे, कुछ जहनी सेहत के साइकोलॉजिस्ट के बारे में पास चले जाएंगे तो हमारे ऊपर एक इल्ज़ाम लग जाएगा कि तुम पागल हो। एग्जैक्टली। लोग इस वजह क्यों से जाते नहीं हैं, इस वजह से नहीं जाते। और फिर हम खुदा ना खास्ता देखें माशरा कैसा पैथोलॉजिकल जहनी मरीज माशरा है। मैं आप हैरान होंगे, बल्कि आप खुद भी रोज़ाना फेस करती होंगी सारी चीज़ों को, कि अगर खुदा ना खास्ता किसी लड़की की को जहनी सेहत का प्रॉब्लम हो जाए तो क्या उसकी मंगनी हो जाएगी? अच्छा, खुदा ना खास्ता उसकी शादी हो जाए तो क्या शादी रहेगी? कहा कि हमें पागल दे दी, है ना, ये जुमला है। किसी के घर में अगर कोई साइकेट्री का मरीज़ है, कोई नशे का मरीज़ है, कोई स्पेशल बच्चा है, आप यकीन करें, क्योंकि हमने लास्ट ईयर, क्योंकि फाउंटेन हाउस इस वक्त साउथ एशिया का सबसे बड़ा इदारा है जो लोगों की मदद से चलता है, हमने 44,000 पेशेंट चेक किए थे। तो हमने मालूम ये किया तो पता ये चला कि जो घर में किसी की जहनी बीमारी है मौजूद, शादियों में नहीं जाते भाई, वो मस्जिदों में नहीं जाते, वो अपनी जॉब पे छुपाते हैं इस बात को कि लोग इस बारे में बात करते हैं। अच्छा, लोग बात करते हैं उन लोगों के बारे में कि जो बीमार हैं, जिनके नंबर कम आते हैं, जिनकी शादी टूट गई है, जिनकी मंगनी नहीं हो रही है, जिनके माली मसाइल हैं, लेकिन जो सेहतमंद हैं, जो किसी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, उनके बारे में डिस्कस नहीं करते। तो ये बड़ा एक पैथोलॉजिकल माशरा है, जहनी सेहत इसकी बड़ी कम माशरा। तो ये इसको चेंज करना पड़ेगा। और मैं ये समझता हूँ कि हमें इस बारे में रोज़ बात करनी चाहिए। मेंटल हेल्थ डे नहीं मनाना चाहिए, मैंने साल में एक दिन नहीं मनाना चाहिए, इसको रोज़ डिस्कस करना चाहिए। क्योंकि जब हम रोज़ किसी चीज़ पे बात करेंगे तो उसका असर पैदा होना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि सदका जारिया है, ये जो टीवी प्रोग्राम्स हैं, जो आपका और इस टीवी प्रोग्राम का जो है ना टाइम जो है, ये सदका जारिया है। क्योंकि अगर किसी एक घर में भी ये मैसेज प्रॉपर चला जाता है तो वो एक बहुत बड़ी नेकी है। डॉक्टर साहब, मैं फाउंटेन हाउस का भी थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगी। वहाँ पे किस तरह के केसेस आते हैं और जो लोग छोड़ के जाते हैं अपने प्यारों को, अपने घर वालों को, वापस आते हैं मिलने के लिए? देखिए, वही आप वाली बात है कि किस तरह के पेशेंट आते हैं। पेशेंट तो हर बीमारी के आते हैं जो साइकेट्री से रिलेटेड है, लेकिन छोड़ के वही जाते हैं जो ये समझते हैं कि ये तो पागल है, मैं पागल नहीं हो सकता। तो उनको तो ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि आपके भी उतने ही चांसेस हैं। और आप देखिए, ये पाकिस्तान, इसको 75 साल हो गए बने हुए। ये मुल्क दुनिया में वाहिद मुल्क है जो अल्लाह उसके रसूल के नाम पे बना। ये मुल्क इसलिए नहीं बना था और अभी तक चलता आ रहा है, और शुक्र अल्लाह का। ये मुल्क इसलिए तो नहीं बना था कि अपनी माँ को छोड़ के जाओ और एड्रेस चेंज कर दो। अच्छा, ऐसे केसेस ये ऐसा तो नहीं था ना कि जो अपनी बीवी और बेटी को छोड़ जाएं और फिर मिलने ना आए, अपने बाप को छोड़ के जाएं और कहें ये तो पागल है, हमने इसको रखना नहीं है। तो ये इसलिए नहीं बना था। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि माशरे को सेहतमंद माशरा बनाने के लिए जहनी सेहत
एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल, और उसमें 2-3 बड़ी इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि फाउंटेन हाउस एक बहुत खूबसूरत मिसाल है पाकिस्तानियत की। और फाउंटेन हाउस में पूरे पाकिस्तान से लोग इलाज कराने के लिए आते हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग वहाँ पे पेशेंट्स उनके एडमिट हैं, पूरे पाकिस्तान के लोग उसको सपोर्ट करते हैं और पूरे पाकिस्तान के लोग वहाँ पे जॉब करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी आपके टीवी प्रोग्राम के थ्रू से और मेंटल हेल्थ डे के हवाले से कि फाउंटेन हाउस को ज़रूर विजिट करें, ये अपने आप को बदलने वाली बात है। ज़रूर ज़रूर। डॉक्टर इमरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे आज मनाया जा रहा है और जनाब हमने थोड़ी सी कोशिश की है कि इसके ऊपर डिस्कशन की जाए, और अगर भी आप लोग भी चाहते हैं कि हमारा मुआशरा बेहतर हो सके तो हमें इन चीज़ों के बारे में भी सोचने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस पर के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात हो जाए प्रोफेशनल करियर में कामयाबी के हवाले से, तो मेरा मानना है जनाब कि कामयाब और नाकाम लोगों में एक बहुत वाज़े और बुनियादी फ़र्क होता है। वो उनकी कामयाबी का सबब बनता है और दूसरे लोग उससे महरूम रहते हैं, और वो फ़र्क होता है उनकी आदत और सलाहियतों का, उनकी स्किल्स का। क्योंकि तालीम, स्किल्स, तजुर्बा, मुस्बत रवैया और मेहनत कामयाबी के हसूल के लिए लाजमी समझे जाते हैं, और सलाहियतों में निखार पैदा किया जा सकता है, स्किल्स को बेहतर भी किया जा सकता है और नाकामी को कामयाबी में भी बदला जा सकता है। लेकिन बाज़ औक़ात उनके बावजूद भी बहुत से लोग जॉब इंटरव्यूज़ में कामयाब नहीं हो पाते हैं, और उसकी वजह होती है नामुनासिब ड्रेसिंग सेंस। लिबास इंसान की शख्सियत का वो नुमायां पहलू है जिसे वो कभी भी किसी भी से भी नहीं छुपा सकता है, और हमारे माशरे में जहाँ लिबास को शख्सियत साजी का एक अहम और बुनियादी जुज़ तस्वुर किया जाता है, वहाँ प्रोफेशनल ज़िंदगी और कॉर्पोरेट कल्चर में अपने शोबे, अपनी पोजीशन और शख्सियत के मुताबिक लिबास का इंतखाब करना भी बड़ा ज़रूरी होता है। तो प्रोफेशनल करियर में कामयाबी के लिए किन किन खूबियों का होना ज़रूरी समझा जाता है, कौन कौन सी आदत इंसान को कामयाब बना सकती हैं, और उसके साथ साथ कामयाबी के लिए जो हमारा लिबास होता है उसका किरदार कितना अहम होता है, प्रोफेशनल्स का लिबास कैसा होना चाहिए, किस रंग का होना चाहिए, किस तरह के कपड़े हमें वुमेंस को पहनने चाहिए, मेंस को पहनने चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे। और सक्सेस के हवाले से भी बात करेंगे। जनाब डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सक्सेस कोच हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और उनके साथ मौजूद हैं हामिद सईद साहब हैं, इंटरनेशनल इमेज एंड वार्डरोब कंसल्टेंट हैं। हामिद साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, और डॉक्टर साहब आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप दोनों? ठीक ठाक हैं? डॉक्टर साहब आप ही से स्टार्ट करूंगी। डॉक्टर साहब हर कोई ये चाहता है कि तमन्ना होती है, ख्वाहिश होती है कि हमने अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना है, हर किसी की ख्वाहिश है, लेकिन वो कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए हमारी कामयाबी के अंदर, कौन सी ऐसी आदत होनी चाहिए जो हमें आगे की तरफ लेकर जाए, पीछे ना दिखे जाए? पूरी डिफरेंट बात करें ना मेरा। हाँ जरूर, वही हमने घिसी पिटी बातें नहीं करनी है। हाँ, वो घिसी पिटी बात से स्टार्ट करते हैं, हाँ। फिर डिफरेंट पे आते हैं। जरूर। वो घिसी पिटी बात जो हम बार बार कहते हैं मगर इस पर अमल नहीं करते, समझते नहीं हाँ। कि कामयाब और नाकाम में एक बुनियादी फर्क है। कामयाब में काम पहले है, नाकाम में ना पहले है। क्या बात है। ना कामयाब हर काम से पहले ना 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 ना, ना, ना। और कामयाब की जिंदगी में काम पहले है। सही। तो जिसकी जिंदगी में काम पहले है वो कामयाब है, जिसकी जिंदगी में ना पहले है वो है नाकामयाब। ये तो एक बुनियादी उसूल हो गया। उसके बाद जो मैं कहना चाह रहा था कि थोड़ी डिफरेंट बात करें, वो ये है कि आमतौर पे प्रोफेशनल स्किल्स, एकेडमिक एजुकेशन, एकेडमिक स्किल्स की बात की जाती है कि इन पर जितना ज़्यादा फोकस करेंगे उतना ज़्यादा आप कामयाब ठहरेंगे। लेकिन जो सक्सेस साइंटिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि आपकी एकेडमिक एजुकेशन और एकेडमिक स्किल्स, इनकी अहमियत सिर्फ 20% है, जिसके लिए आप मोर देन 20 ईयर्स स्पेंड करते हैं और मिलियंस ऑफ रुपीस स्पेंड करते हैं उस 20% के लिए। अगर ये 20% है तो रिमेनिंग 80% फिर क्या हुआ? एग्जैक्टली। रिमेनिंग 80% में है आपकी सेल्फ एस्टीम, आपकी इंटेग्रिटी, आपके गोल्स एंड टारगेट्स, आपकी स्ट्रेटेजी, आपका एटीट्यूड, आपका थिंकिंग पैटर्न, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, आपके डिसीजन मेकिंग स्किल्स, इन सब को हम नाम देते हैं ह्यूमन इंजीनियरिंग का। अब आप ये देखें कि बाज़ औक़ात एक ही यूनिवर्सिटी से एक जैसे तालिब इल्म सेम ग्रेड्स लेके निकलते हैं, सेम कोर्सेज किए होते हैं,
एक बहुत आला मकाम पर होता है और एक अपने सर्वाइवल मोड पे जिंदा होता है। अगर सिर्फ डिग्री, ग्रेड्स और एकेडमिक स्किल्स इन एजुकेशन इंपॉर्टेंट होते, दोनों एक जैसी जिंदगी जी रहे होते। अब दोनों में फर्क क्या है? उस 80% का, इंटरनल पर्सन का, जिसकी मैं बात कर रहा था। आप किसी भी इदारे में चले जाएं, आप 20 साल जो एजुकेशन हासिल करते हैं वो सीवी बिल्ड करने के लिए करते हैं। मैंने ये किया, ये किया, और वो सीवी सिर्फ आपको इंटरव्यू रूम तक पहुंचा सकती है। दैट्स इट। अगर उस सीवी की बुनियाद पर डिसीजन होना है तो इंटरव्यू की जरूरत नहीं थी। अच्छा, चले इंटरव्यू सिलेक्शन में आसानी हो जाती होगी, उन्हें सेम कैलिबर के कई आदमी होते होंगे। अब अगर इंटरव्यू में फैसला हो रहा है तो फिर सेम कैलिबर की बुनियाद पर नहीं हो रहा, उस सीवी से हट के कुछ देखा जा रहा है। चलें, सिलेक्शन भी हो गई आपकी, उसके बाद सीवी चलेगी डस्टबिन में माजरत के साथ। उसके बाद जब कभी प्रमोशन होनी है, डिमोशन होनी है, टर्मिनेशन होनी है, ट्रांसफर होनी है, जो कुछ भी होना है, कभी सीवी नहीं देखी जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। इसका एटीट्यूड नहीं ठीक, इसकी टीम वर्किंग बहुत अच्छी है, इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत अच्छी है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जो कुछ भी बातें होंगी वो बातें होंगी जो जॉब डिस्क्रिप्शन में शामिल नहीं है। और जॉब डिस्क्रिप्शन में कहीं नहीं लिखा होता कि एटीट्यूड कैसा हो, आपकी टीम वर्किंग कैसी हो, ये कतई नहीं लिखा होता। लेकिन आप प्रूव करते हैं अपने आप को वहां जाकर, उसी की बुनियाद पर आपको प्रमोट भी किया जाता है, डिमोट भी किया जाता है, टर्मिनेट भी किया जाता है। तो अब समझने की बात यह है कि हम 20 ईयर्स उस 20% पर लगाते हैं, और जो 80% जो मेजर रोल प्ले करता है उसे हम 20 वीक्स भी नहीं लगाते। तो हम जितने भी लोग जो सक्सेस की कोशिश करते हैं, आपको बताते हैं कि जिंदगी को बदलना चाहिए, हम ये कहते हैं कि जो आपने 20% लिया वो बहुत अहम था, उसे नेगेट नहीं किया जा सकता। आप आज यहाँ बैठी हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, इसके पीछे वो 20% तो है ना, उससे हम निगेट नहीं कर सकते। लेकिन अब हम जरा 80% पे तवज्जो दे लें। अगर वो 20 साल ना सही 20 महीने लगा लें, 20 हफ्ते लगा लें, और आपकी जिंदगी में जमीन और आसमान का फर्क आ जाए तो क्या बुरा है? बेशक, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो आपको मतलब जमाने के साथ चलना है ना, हम किसी एक ही चीज पे स्टिक नहीं रह सकते हैं। ये तो हमने बात कर ली कि हमारे अंदर कौन कौन सी सलाहियतें होनी चाहिए, और उसके साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारी जो आउटर लेयर है वो किस तरह की होनी चाहिए, वो भी तो अच्छी पुरकशिश नजर आएगी, तभी हम अच्छा काम कर सकते हैं ना। तो हमें सब आप क्या कहेंगे, किस तरह की ड्रेसिंग सेंस होनी चाहिए, किस तरह के कलर्स हमें पहनने चाहिए? आज मैं बड़ा अच्छा कलर पहन के आई हुई हूँ, आपने भी अप्रिशिएट किए हैं। राइट अवे। मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉलिड कलर्स, सॉलिड कलर वैसे ही बहुत अच्छे हैं। देखें, हम बात करते हैं एकेडमिक रेज्यूमे, एकेडमिक सीवी की, तो वो तो स्ट्रॉन्ग है, मोस्टली लोगों की स्ट्रॉन्ग होती है। तो क्वेश्चन ये है कि विजुअल रेज्यूमे क्या है, विजुअल जो है सीवी वो क्या है। तो ब्रायन ट्रेसी बड़े मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो कहते हैं कि यू मेक योर फर्स्ट इंप्रेशन द 1/10 ऑफ a सेकंड। अच्छा, 1/10 ऑफ a सेकंड क्या है? ग्लांस है। अच्छा, मैंने एचआर के काफ़ी लोगों से मेरी इंटरेक्शन भी है, मैं एचआर के लोगों को सेशन भी देता हूँ, तो उससे मैंने पूछा कि आप क्या देखते हैं जब बंदा आता है, उसको कैसे आप हायर करते हैं। तो ये जो डॉक्टर साहब ने जो बात की एकेडमिकली, और उन्होंने उसे बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि वो बहुत ज़रूरी है जो 20% है। आपके पास अगर एजुकेशन नहीं है, आपके पास स्किल सेट नहीं है, आपके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं है, टैलेंट नहीं है, आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है, तो फिर तो आप बिलोंग ही नहीं करते ना वहाँ पे। बिल्कुल। लेकिन मेरा मानना ये है कि वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि वो पहले आती हैं। क्योंकि लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई बंदा आता है, इंटरव्यू के लिए जाना चाह रहा है, लेकिन उसके पास ये सारी स्किल सेट नहीं है, तो जितना मर्जी मैं अच्छा बना के पेश करूँ या उसकी शख्सियत को निखार के, तो जो ही वो बोलेगा तो क्या होगा, वो कुछ कह नहीं सकेगा, कोई सेंस नहीं बनाएगा। तो आई वुड से दैट ही और शी विल फॉल फ्लैट ऑन देयर फेसेस। तो आई वुड से कि वो होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके बाद जो है आपकी सारी जजमेंट जो है, वो फर्स्ट इंप्रेशन जो है, आप स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। अच्छा, उसके बाद थोड़ी सी बात करते हैं कि इसे कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑफ क्लोथिंग। नॉन वर्बल कम्युनिकेट, आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं अपने बारे में। तो ड्रेस में ये है कि 4, 5, 6 चीज़ें हैं आप जो कम्युनिकेट करते हैं। पहली चीज़ जो है वो आप ये कम्युनिकेट करते हैं कि आप किस सोशियो इकोनॉमिक लेवल से बिलोंग करते हैं। अच्छा, ये वेदर वी लाइक इट और नॉट, फिलोसॉफिकली हमें इसको अगर हम चैलेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हम करते हैं। अच्छा। तो हम कहते हैं कि अच्छा, ये जो बंदा आ रहा है ये मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, या एफ्लुएंट से बिलोंग करता है, या फॉर दैट मैटर लोअर मिडिल क्लास से या लोअर से या विलेज से बिलोंग करता है। उसको देख के, उसकी ड्रेसिंग को, उसके पर्सोना को, उसकी पर्सनैलिटी को देख के, उसके पूरे पैकेज को देख के हम ये अंदाज़ा करते हैं। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, हम कहीं ना कहीं से बिलोंग करते हैं, जो हमारी बैकग्राउंड हम उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि डू वी लुक वेल ग्रूम्ड। अगर हम वेल ग्रूम्ड लगते हैं तो वी गेट एक्सेप्टेड। तो बंदा क्वेश्चन नहीं करता।
अच्छा कहाँ से बिलोंग करता है, कितने पैसे होंगे, कितना। तो पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि हम कामयाब लगते हैं कि नहीं लगते। सही। डॉक्टर साहब ने तो कामयाब नाकाम में वो डिफरेंस कर दिया ना, अब हम लगने पे आ गए, ठीक है। अच्छा, अब अगर बंदा कामयाब नहीं लगता तो फिर क्या लगता है? कॉमन सेंस तो कहती है फिर नाकाम लगता है। अगर वो नाकाम लगता है तो हाउ फार कैन यू गो दिस करियर, कोई से हायर ही नहीं करेगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बड़े अच्छे खासे कामयाब होते हैं लेकिन ड्रेसिंग सेंस पे मार खा जाते हैं। पूरी भैया, इट्स अ बिग ट्रेजेडी। तो आप अगर कामयाब नहीं लगते तो आपको कामयाब लगना चाहिए। अच्छा, तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर साहब ने इसके ऊपर बात की, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि नहीं। अच्छा, अब आप बताइए कि एक बंदा आपके पास आता है, लेट्स से यू आर हायरिंग अथॉरिटी, एक बंदा है कि लो कॉन्फिडेंस है, आप उसको हायर करेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। इस तरह कोई टीचर है, लेक्चरर है, अगर उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर एक सेल्समैन है उसमें कॉन्फिडेंस, यू नो द लिस्ट गोस ऑन। तो कॉन्फिडेंस जो है वो मेरी रिसर्च है कि दो चीज़ों से आता है सर। एक है कि आपकी ग्रिप हो अपने कंटेंट पे, आपकी एक्सपर्टीज पे, और दूसरी है कि आपकी यू लुक द पार्ट। अच्छा, ये होता है ना, किसी दिन हम अब मिरर में देखते हैं, किसी दिन तो हम अच्छे लगते ही हैं ना, जब हमें कॉम्प्लीमेंट मिल जाते हैं घर से या वाइफ से या स्पाउस से या सिस्टर से या मदर से या दोस्त से, और हम जब अपने आप को मिरर में देखते हैं तो हम कहते हैं ओह आई लाइक माई सेल्फ टुडे। उस दिन क्या होता है? कॉन्फिडेंस शूट्स थ्रू द रूफ। उस कॉन्फिडेंस से हम दुनिया में अब यू नो वी कैन कंकर द वर्ल्ड विद दैट। और दूसरी चीज़ है कि वो कॉन्फिडेंस जो आता है वो ऑब्वियसली आपकी एजुकेशन से, आपकी ट्रेनिंग से, अपनी एक्सपीरियंस से भी आपका आता है, आप कितना एक्सपीरियंस गेन करते हैं निकल के प्रोफेशनली। अच्छा, दो चीज़ें मैं और ऐड करना चाहूँगी इसमें इंपॉर्टेंटली, वो ये है कि आप ट्रस्टवर्दी और क्रेडिबल लगते हैं कि नहीं लगते। अच्छा, अगर आप पुरतमाद नहीं लगते हैं, आप किसी से कोई चीज़ बाय करेंगे, वो ट्रस्टवर्दी नहीं लगता बंदा, आप उससे कोई डील करेंगी, आप उससे कोई बिजनेस डील करेंगी, यू नो यू हायर ए पर्सन की जो बंदा क्रेडिबल और ट्रस्टवर्दी नहीं लगता। अच्छा, ये सारी चीज़ें हम कह नहीं सकते मीटिंग में जाके कि हम ए सक्सेसफुल पर्सन, हम ए कॉन्फिडेंट पर्सन, हम ए ट्रस्टवर्दी, हम ए क्रेडिबल पर्सन, और ना हम यहाँ साइन बोर्ड लगा सकते हैं। तो फिर हमने कहना कैसे? हमारे पास सिर्फ एक ही मीडियम है कहने के लिए, वो है हमारी ड्रेसिंग, हमारी पर्सनैलिटी, हमारा पर्सोना, द वे वी प्रेजेंट अस। एग्जैक्टली, मतलब इसी पे दोबारा से मैं बात करूंगी। लेकिन डॉक्टर साहब, कौन सी आपको लगता है कि आज के दौर में हमें स्किल्स वो सीखनी चाहिए? कि आपने बड़ा ब्यूटीफुली उसको एक्सप्लेन किया है, लेकिन कौन से बेसिक स्किल्स हैं जिसको ज़रूरी है अब हमें हमारी जो आने वाली नस्ल है या हम खुद भी जो हम लोग फील्ड में बैठे हैं उन्हें सीखना, ताकि वो आगे कामयाबी के जो है मंजिल तय कर पाए? देखिए, मुख्तलिफ फील्ड्स के लिए मुख्तलिफ स्किल्स की बात कर सकते हैं, मगर एक स्किल जो हर आदमी को सीखना चाहिए, जिसके बगैर ज़िंदगी का कोई पहलू मुकम्मल नहीं, हम उससे स्टार्ट करते हैं। मियाँ बीवी का रिश्ता हो, बहन भाई का रिश्ता हो, औलाद का वालिदैन का रिश्ता हो, आपका एम्प्लॉयर से या एम्प्लॉई से रिश्ता हो, आपका क्लाइंट से रिश्ता हो, दोस्त से रिश्ता हो, या आपका अल्लाह ताला से रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता कम्युनिकेशन के बगैर कंप्लीट नहीं। और कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड पार्ट है। अभी हम सब कह रहे थे कि वो विजुअल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, दैट इज़ आल्सो कम्युनिकेशन। अब जो हमारी कम्युनिकेशन का पार्ट है ये सबसे ज़्यादा मिसिंग है। हम लोगों से काम करवाना चाह रहे होते हैं मगर वर्ड्स वो यूज़ कर रहे होते हैं जिसके ज़रिए वो काम ना करें। मिसाल के तौर पे मैं अभी आपसे कहता हूँ पीछे मुड़ के मत देखें, पहला ख्याल दिल में क्या आएगा? मैं पीछे मुड़ के देखूंगी। पीछे मुड़ के देखना चाहती हैं आप? अच्छा, अगर मैं चाहता हूँ, अच्छा मैं चाहता क्या हूँ? मैं चाहता हूँ कि आप मेरी तरफ देखें, तो मैं चाहता हूँ लुक स्ट्रेट, लुक एट मी। मैं ये क्यों नहीं कहता? मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि पीछे मुड़ के मत देखें? अब मैं नेगेटिव काम करवा रहा हूँ। छोटा बच्चा वो जनाब सुबह साइकिल चलाना सीखता है, अब माँ चाहती है कि वो संभल के चले। बच्चे ने नया नया साइकिल चलाना सीखा और माँ क्या कह रही? गिर मत जाना, गिर मत जाना। अब फोकस किस पे करवा रही है? गिरने पर। हालांकि फोकस करवाना चाहिए था संभल के चलो, संभल के चलने के ऊपर। अच्छा, ये तो छोटे बच्चों का ये एक छोटा पार्ट हो गया। अब आप अपने बिजनेस में देख लें, हमारी कम्युनिकेशन, अभी इन्होंने ट्रस्टवर्दी का लफ्ज़ यूज़ किया हामिद साहब ने कि आपको क्रेडिबल नजर आना चाहिए। अब हमारी कम्युनिकेशन भी बताती है। मैं एक बैंक में बैठा हुआ था हामिद साहब, जी जी, वो TNA ट्रेनिंग एनालिसिस कर रहे थे, सर्वे कर रहा था मैं, तो एग्री लोन के लिए एक आदमी आया और उसने लोन ऑफिसर से कहा कि अब बेफिक्र होकर लोन अप्रूव करें। अब भला 10 लाख के लिए कौन बेईमानी करता है? वो उठ के चला गया। तो मैंने पूछा आपकी असेसमेंट क्या है? कहता है बंदा ठीक है। मैंने कहा वो तो कह के गया मैं बद आना तू। कहता है उसने कब कहा? मैंने कहा फिक्रा रिकॉल करें। उसने कहा था 10 लाख रुपए के लिए कौन बददियानती या बेईमानी करता है? बेईमानी तो 1 रुपए के लिए भी नहीं होती। इसका मतलब उसका स्टैंडर्ड है कि 10 लाख से नीचे की बेईमानी नहीं होनी चाहिए, 10 लाख से ऊपर की हो सकती है। देखिए उसके फिक्रा ये कन्वे कर रहा है कि नहीं कर रहा? अच्छा, लेकिन हमें उस फिक्रे को समझना नहीं आ रहा और उस बंदे को कहना नहीं आ रहा। दोनों वजूहात की बिना पर क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आ रहा है, बैंक सफर कर रहा है। उसके बाद आप अल्लाह ताला से मामला कर लें, आप दुआएं मांगते हैं, फिर आप कहते हैं दुआ कबूल नहीं होती।
फिर दुआ तो कबूल होती है, आपकी कम्युनिकेशन नहीं ठीक। मैं चंद एग्जांपल्स देता हूँ आपकी दुआओं की जो आप आम लोग मांगते हैं। या अल्लाह मुझे 50 लाख चाहिए, या अल्लाह मुझे 50 लाख चाहिए, या मुझे 50 लाख, दुआ मांग रहे हैं। मजे की बात है, दुआ कबूल हो जाती है। 60 साल की उम्र में अभी रिटायर होती हैं, 50 लाख मिल जाता है आपको। अच्छा, आपने ये तो कहा ही नहीं था कि या अल्लाह अब चाहिए। अच्छा, कम्युनिकेशन भी वहां पे भी नहीं पूरी वहाँ हुई। भी- अच्छा, अब आपको किसी ने सिखाया कि जिस तरह गोल सेटिंग के प्रिंसिपल है ना, दुआ स्पेसिफिक होनी चाहिए। अब आपने क्या करना शुरू किया? अब आपने कहना शुरू किया, या अल्लाह 50 लाख चाहिए, आज ही चाहिए, या अल्लाह आज ही चाहिए। घर से फोन आया कि बेटा तेरे अब्बू का एक्सीडेंट हो गया, उनकी डेथ हो गई है। वो घर पहुंचता तो जायदाद में से हिस्सा 50 लाख का मिल जाता है। आपने वो 50 लाख तो ले लिया, किसी और कीमत पर लिया। अच्छा, फिर नहीं, ये बातें नहीं ठीक, अल्लाह पे छोड़ना चाहिए। अब आप दुआ मांग रहे हैं, या अल्लाह मैं अमीर हो जाऊं। ये सारे बंदे दुआ मांगते हैं, सारे, या अल्लाह मैं अमीर हो जाऊं, या अल्लाह मैं अमीर हो जाऊं। और मैं अक्सर सेमिनार्स में इस बात का दावा करता हूं कि आप लोगों ने बाबों के बारे में सुना होगा, तो मैं वो बाबा हूं जो 1 मिनट में किसी भी बंदे की माली जिंदगी बदल सकता हूं, उसे अमीर कर सकता हूं, सिर्फ 1 मिनट में। अच्छा, जिससे आप अभी हैरान हुए। लोग बड़े हैरान होते हैं, और आप भी हैरान हुए हैं। रास्ता बनना चाहता हूँ। हमें से अभी हैरान हो गए। और ये मेरा चैलेंज है कि मैं 1 मिनट में घड़ी देखें, 1 मिनट में अमीर कर देता हूँ। लोग अच्छा। कहते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। हाँ। मैं कहता हूँ कोई एक आदमी आ जाए स्टेज पर, ठीक। एक आदमी आ जाता है। मैं फिक्रा दोहराता हूँ कि मेरा दावा है कि मैं विद इन 60 सेकेंड्स किसी भी आदमी को अमीर बना सकता हूँ। अच्छा, वो कहते हैं डन। घड़ी स्टार्ट करें, स्टॉप वॉच। वो स्टॉप वॉच ऑन करते हैं, मैं जेब से 10 रुपए का नोट निकालता हूँ, उसके हाथ पे रख देता हूँ। कहते क्या मतलब? मैंने कहा आपके पास पहले 1 करोड़ रुपए थे, अब कितने हो गए? कहता है 1 करोड़ 10 रुपए। आप अमीर तो हो गए। अच्छा, अब वंस अगेन आपकी कम्युनिकेशन ठीक नहीं है। आपने किसकी निस्बत अमीर, कितना अमीर? माली हालात तो बदल गए। अब आप अल्लाह से दुआ मांग रहे थे कि मेरे हालात बदल जाए, 10 रुपए पड़े हुए मिले, आपने उठा लिए, हालात तो बदल गए, दुआ तो कबूल हो गई। अच्छा, अब अगर आपको दुआ मांगनी आती हो तो फिर मिरेकल्स होते हैं। मिसाल के तौर पे कहानियों में आपको पता है कि परियां बड़ी आती हैं, आम जिंदगी में बेगम आ जाती है, लेकिन कहानियों में परियां आती हैं। तो एक आदमी बड़ा परेशान था, रोज दुआ मांगा करता कि या अल्लाह मेरे हालात बदलें, या अल्लाह मेरे हालात बदलें। कोई 20 साल दुआ मांगी, तो वो कहानी के मुताबिक एक परी आ गई। अच्छा, उसने कहा कि भाई तूने बड़ी दुआएं मांगी हैं, तो तेरे लिए खुशखबरी है, तू कोई एक दुआ मांग, वो फौरन कबूल हो जाएगी। उसने कहा बस एक दुआ? उसने कहा फिलहाल एक की इजाजत है। अब उसने सोचा कि क्या दुआ मांगूं। पहला ख्याल आया कि बूढ़ी माँ जिसकी उम्र 70 साल हो चुकी है, वो आंखें खो बैठी है अपनी, वो परेशान है, तो मैं माँ की आंखें मांग लूं। मांगने लगा, यकदम दूसरा ख्याल ज़हन में आया कि ठहर जा, तेरी शादी को 15 साल हो गए हैं, कोई औलाद नहीं है, तू नरीना औलाद मांग, बच्चे की कलकारियाँ होंगी, माँ भी खुश हो जाएगी, बेगम भी खुश हो जाएगी। वो औलाद मांगने लगा। फिर जहन से आवाज़ ही रुक जा, तुम्हारे घर में 3 बंदे हैं, तू, तेरी माँ और तेरी बेगम, और हालात इतने ख़राब हैं कि 2 वक्त का खाना नहीं पकता। एक बच्चा और आ जाएगा तो तुम कैसे गुजारा करोगे? अब वो सोच रहा है कि माँ की आंखें, औलाद, पैसा, माँ की आंखें, वो बड़ा परेशान है। उसने फिर कहा, कहता प्यारी परी की 1 से ज़्यादा दुआएं। परी कहते नहीं जल्दी करो, टाइम खत्म होने वाला है, सिर्फ 1 दुआ है। अच्छा, तो फिर उसने कहा कि मेरी तो फिर 1 ही दुआ है कि मेरी बूढ़ी माँ अपने पोते पोतियों को सोने चांदी के बर्तनों में खाता पीता देख सके। उसने सारी जो चीजें हैं वो एक ही उसमें पे रोके उसने वो अपनी दुआ। हाँ, ये कम्युनिकेशन है। झगड़े इसकी वजह से जन्म लेते हैं, कम्युनिकेशन का गैप है। झगड़े सॉल्व इसकी वजह से होते हैं, रिश्ते बनते इसकी वजह से हैं, रिश्ते टूटते इसकी वजह से हैं, क्लाइंट जुड़ते इसकी वजह से हैं, क्लाइंट टूटते इसकी वजह से हैं। आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? कम्युनिकेट। आपका इस सीट पर बैठा रहना आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से है। जिस दिन इसमें कमी आ गई, आपकी जगह कोई और आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे, एग्जैक्टली। हाँ, तो सबसे ज्यादा फोकस मैं चाहूंगा कि हम लोग कम्युनिकेशन सीखने पर लगाएं। बिल्कुल ऐसी, और आज के दौर में बड़ा ज़रूरी है। अच्छा हामिद साहब, कलर्स के हवाले से अगर बात किया, खासतौर पर खवातीन, आज जैसे आज मैं बड़ा खूबसूरत सा कलर पहन के आई हूँ ना, जैसे आके आपने बहुत से कॉम्प्लीमेंट, इस तरह के कलर, सॉलिड कलर्स की तरफ अब हमें जाना चाहिए और पेयर्स में जाना चाहिए। एब्सोल्युटली, फॉर वुमेन आई वुड से, क्योंकि सबसे ज़्यादा गिल्टी वो हैं, वो बहुत प्रिंट्स वगैरह पहनती हैं और बहुत सारे कलर्स पहनती हैं। तो उसमें देखिए 2-3 इश्यूज़ हैं, शायद मैंने पहले भी जिक्र किया आपके प्रोग्राम पे, लेकिन उसको रिपीट कर देते हैं, रीइंफोर्समेंट हो जाती है। तो ये है कि जब कोई खातून बहुत सारे कलर्स पहनती है, जैसे प्रिंट्स हैं, प्रिंट दुपट्टा है, प्रिंट उसके बाद कमीज़ है, प्रिंट इज ऑल ओवर द लॉट, तो उसमें यह है कि पता नहीं चलता कि किसके ऊपर फोकस करना है। जब जो ऑडियंस है, जो कोई ना कोई ऑडियंस तो है ना, आप जो भी कर रही हैं, आपके सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं,
तो मेरे जैसा आदमी तो ऐसे ही डिजी सा फील करना शुरू कर देता है कि इतने प्रिंट तो सारा फोकस प्रिंट पे चला जाता है, आप पे फोकस नहीं रहता, आपकी बात पे फोकस नहीं रहता। सही। इसीलिए शायद मशहूर भी है कि ख्वातीन कहती है मेरी बात कोई नहीं सुनता। खामन के साथ भी ये कंप्लेंट होती है और जॉब पे भी यही बात होती है। तो उसमें मैं कैसे आपकी बात सुन सकूं अगर मैं इतना कंफ्यूज हो गया हूँ प्रिंट देख के। अच्छा, दूसरी प्रिंट में ये है कि आपने भी प्रिंट पहना हुआ है, आपके सबॉर्डिनेट ने भी प्रिंट पहना हुआ है, उसके बाद आपके बॉस ने भी प्रिंट पहना हुआ है, आप बाहर निकलती हैं तमाम अपनी दोस्त को सब प्रिंट पहना हुआ है, घर जाती हैं तो मेड ने भी प्रिंट पहना हुआ है, उसने भी वही प्रिंट पहना हुआ है जो आपने पहना हुआ है। अच्छा, मेड चले, अल्लाह ने उसको मेड बना दिया, हमें पोजीशन दे दी तो अल्लाह की ब्लेसिंग है, लेकिन यह है कि उससे पता नहीं चलता कौन कौन है, तो ये उसकी दूसरी वजह है। तो इसके अलावा और चीज़ें हैं, जैसे अगर प्रिंट के अलावा बहुत एम्ब्रॉयडरी पहन ली है, वो भी सेम पर्पस अचीव करती है कि वो लोगों को कंफ्यूज करती है। तो सॉलिड कलर्स जो है ना, उसमें आने से फ़ायदा ये है कि आपकी फोकस सारा आपके ऊपर होता है। तो सॉलिड कलर्स में जो बेसिक कलर्स हैं वो तो बड़े मशहूर कलर्स हैं। वाइट अगर आप पहनती हैं आप, या वाइट की ट्रिमिंग कर लेती हैं, पाइपिंग कर लेती हैं। बाय द वे, ट्राउज़र की बात नहीं हो रही है, आपकी बात हो रही है, शर्ट की बात हो रही है, या हिजाब की बात हो रही है, दुपट्टे की बात हो रही है, तो आप वाइट के साथ इनकॉर्पोरेट कर सकती हैं। अभी बात हो रही थी ट्रस्टवर्दी क्रेडिबल लगना, खातून को भी ट्रस्टवर्दी क्रेडिबल लगना चाहिए, सिर्फ मैन की जिम्मेदारी तो नहीं है कि वो ट्रस्टवर्दी क्रेडिबल लगे। आपने भी जॉब पे जाना है, आपने भी हायरिंग करनी है या करवानी है, जो इंटरव्यू देना है, जो भी है, जो भी जॉब कर रही हैं, तो उसमें है कि जो वाइट है ना, इसका मतलब है ट्रस्ट मी, वाइट का मतलब क्रेडिबल, वाइट का मतलब पॉलिश, वाइट का मतलब है रिफाइंड, वाइट का मतलब है सोफिस्टिकेटेड, ऑनेस्ट, इवन कहते हैं ना पीस का निशान, झंडे का निशान भी। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ईद उल मिलादुन नबी थी, तो उनका भी जो फेवरेट कलर था वो वाइट था। हमारा ईमान है कि जो उनकी पसंद थी वो अल्लाह की पसंद। हाउ कुड वी गो रॉन्ग? तो मुझे अक्सर पूछा जाता है कि आप हमेशा वाइट क्यों पहन के आते हैं? तो देखें, मैंने आपसे बात करनी है तो ट्रस्टवर्दी क्रेडिबल लगना है, तो कलर्स हैं। अच्छा, दूसरा है कि अगर आपने पावर कलर में आना है तो ब्लैक जो है ना वो पावर कलर है। तो जैसे आपका ब्लैक ड्रेस है, मैन और वुमेन दोनों के लिए, तो दूसरा कलर ये है। अच्छा, तीसरा कलर ये है कि लेट्स से आपने इतना पावरफुल नहीं लगना, लेकिन अथॉरिटी होनी चाहिए आपके अंदर, क्योंकि अदरवाइज आपकी कोई बात नहीं सुनेगा अगर अथॉरिटी नहीं है। तो अगेन, कहने से अथॉरिटी तो नहीं आती, बच्चा भी नहीं मानता कि आप कहें कि आई हैव अथॉरिटी। तो उसमें जो है वो डार्क नेवी जो है ना, वो इट्स मोर अप्रोचेबल बट ऑल्सो हैव अथॉरिटी, दोनों चीज़ें इसमें। और डार्क नेवी में एक और चीज़, अभी हम पिछले सेगमेंट में बात कर रहे थे सोशियो इकोनॉमिक लेवल की, तो आप जिससे भी मिलते हैं आप वो कहीं ना कहीं से बिलोंग करता है सोशियो इकोनॉमिक लेवल से। तो अगर आपने डार्क नेवी पहना है तो इट रेजोनेट्स विद एवरीबॉडी। और डार्क नेवी का एक और फ़ायदा ये है कि आप रोज़ पहन के आ जाएं, क्योंकि ये नहीं कहेगा देखो वही सूट पहन के आ गए हो। कोई कलरफुल ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा नोटिस होता है। तो आई वुड से कि सॉलिड कलर्स में ये कलर्स जो मैंने मेंशन किए हैं, इसके अलावा ग्रे के शेड्स हैं वो बड़े अच्छे लगते हैं। और इसके अलावा जो है, अगर आप खातून के लिए आप पिंक पहन सकती हैं, आप पर्पल में आ सकती हैं, आपने टीलिश कलर पहना हुआ है, आप वो बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब डिफरेंट कलर्स हमारे पास जो है ना उनकी ऑप्शंस होती है, लेकिन मेंस के लिए थोड़े से कम है ऑप्शंस, तो इसके लिए उस पर भी डिटेल में बात करेंगे। अभी डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप तशरीफ़ लेकर आए, और हामिद सईद साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। हामिद साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। और प्रोफेशनल ग्रूमिंग के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे कि कामयाबी के लिए किन किन स्किल्स की, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, और उसके साथ साथ जो हमारी आउटर लेयर है, हमारी आउटर लुक है, वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है, उस पर भी बात की। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। सेगमेंट हमारा लाहौर की दुनिया, और जिसमें हम बात करते हैं शहर लाहौर के बासियों को दरपेश मसाइल के हवाले से। तो अभी जनाब कोरोना के वार थमे नहीं थे कि डेंगू ने अपने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर एक मरतबा फिर से डेंगू की लपेट में है इस वक्त, और ये मर्ज अब वबाई शक्ल इख्तियार कर चुका है। हालिया दिनों में पंजाब में डेंगू के मजीद 500 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 6 मरीज इस कातिल मच्छर के हाथों अपनी जान की बाजी भी हार चुके हैं। हर साल डेंगू की वबा फैलती है, लेकिन बर वक्त इकदाम नहीं किए जाते हैं। इस बार भी यही नजर आ रहा है, क्योंकि डेंगू एक वबा है, लेकिन अब तक इस वबा पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के लिए खातिर खा इकदाम नहीं किए गए हैं, और जिसकी वजह से हर साल
ये वबा जो है शहर में फैल जाती है और शहरी इससे मुतासिर होते हैं। और इसके साथ अगर बात की जाए डेंगू बुखार की, तो आपको पता है इसमें मरीज़ के जिस्म में शदीद दर्द होता है, लेकिन इस दर्द को दूर करने के लिए जो अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है उनमें से सबसे ज़्यादा अहम जो है पैनाडोल की गोली है, जो इस साल मरीजों को मिल ही नहीं रही है मार्केट में। क्या वजह है कि डेंगू पर कंट्रोल नहीं पाया जा रहा? कौन सी अद्वियात अब डेंगू पर कंट्रोल पाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं? कब तक इस वबा पर हम लोग काबू पा लेंगे? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर गुलबर्ग है, डॉक्टर फरीद राणा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और उनके साथ मौजूद है मोहम्मद बिलाल है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। बिलाल, आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। डॉक्टर साहब, आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। डॉक्टर साहब, आप ही से शुरू करूँगी। डेंगू मच्छर इस वक्त फुल, मैं तो कहूँगी अपनी पीक पे है। ये जो डेंगू का सीजन चल रहा है और दिन ब दिन केसेस सामने आ रहे हैं, किस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ दुनिया न्यूज़ के ग्रुप का कि जिन्होंने हमें इनवाइट किया और हमें अपना मौक़िफ़ जो है डेंगू के हवाले से पेश करने का जो है एक मौका दिया है। एक्चुअली मैं सिर्फ इस बात को जो है ना जी इस पर राय में करना चाहूँगा कि डेंगू 1970 से दुनिया में जो है ना वो नोन है। इससे पहले इसका इतना पता नहीं था, लेकिन 1970 के बाद से लेके अब तक गाहे बगाहे मुख्तलिफ ममालिक में ये चीज़ सामने आती रही है। पाकिस्तान में ये मच्छर और इसकी ये जितनी भी किस्में हैं ये हमेशा से मौजूद रही हैं, लेकिन ये वायरस 2005 में कहीं इंट्रोड्यूस हुआ और उसके बाद जैसा कि वायरल डिजीज़ के साथ होता है ये अमूमन बड़ी तेज़ी के साथ फैलती हैं। मच्छर अवेलेबल था और उस टाइम पे इतनी आगाही भी हमारे पास नहीं थी। सो 12-13 में आके हमने बड़ी बुरी तरह इस वबा को जो है वो फेस किया, अमवात हुई और फिर इसके बाद इकदाम जो हैं वो तेज़ से तेज़ तर होते गए। अब सूरत हाल ये है कि डेंगू हर साल आता है। अक्टूबर का महीना इसका पीक सीज़न जो है वो समझा जाता है। और अक्टूबर में हमेशा से पेशेंट्स जो हैं वो हर साल सबसे ज़्यादा जो है वो रिपोर्ट होते हैं। अभी भी हम इस चीज़ को देख रहे हैं। सितंबर के मुकाबले में अक्टूबर में पेशेंट्स की तादाद राइज की है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ सिर्फ थोड़ा सा बताता चलूँ। नंबर 1 के अगर आप पिछले 2-3 साल का इस साल के मुकाबले में अगर जायज़ा लें तो हमारे पास रिपोर्टेड डेंगू के पेशेंट्स की तादाद पिछले 2-3 सालों के मुकाबले में कम है। अच्छा, नंबर 1। सेकेंड थिंग इज़ कि इस मौके पर इस वक्त पूरी की पूरी लाहौर की इंतज़ामिया इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रही है। कमिश्नर साहब हों, डिप्टी कमिश्नर साहब हों, लाहौर के तमाम हेल्थ से रिलेटेड सेक्रेटरी साहिबान और हम तमाम डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ साहिबान, हम रोज़ाना शाम 4 बजे पूरे का पूरा डेंगू का डाटा जो है उसको डिस्कस करते हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब बहुत कंसर्न्ड हैं और इस पे रोज़ बरोज़ जो है वो जायज़ा लिया जाता है कि कितने केसेस आए। लाइक फॉर एग्जांपल आज लाहौर के अभी तक के रिपोर्टेड केसेस की तादाद 102 है। अगर इसी तरह हफ्ता बर हफ्ता आप कंपेयर करें तो सबसे जो एक हौसला अफजा चीज़ है वो ये है कि पिछले हफ्ते के मुकाबले में हम पहले से कम पेशेंट जो है वो रिपोर्ट लाहौर में हो रहे हैं। और दूसरे ज़िला भी हैं जहाँ पे पेशेंट्स रिपोर्ट होते हैं, लेकिन फ़िलहाल इस टाइम पे लाहौर में पेशेंट्स की तादाद में बतदरीज कमी आती जा रही है। अच्छा, इसकी एक बेसिक वजह शायद ये भी है कि मौसम इस दफ़ा पहले के मुकाबले में जल्दी चेंज हो गए हैं। लाइक सर्दी का मौसम भी आप समझेंगे शायद वक्त से पहले शुरू हो रहा है। सर्दी तो अक्टूबर में तो सर्दी अच्छी खासी होती है, अब तो है ही नहीं है सर्दी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अभी भी मतलब हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर आज के दिन का जो रिपोर्टेड है दैट इज 30 और मिनिमम जो है दैट इज अराउंड 20 विच इज मतलब एक कह लें कि आप एयर कंडीशनर का टेम्परेचर है। लेकिन जैसे सर आपने कहा कि ये हर साल आता है, हमें पता है हर साल आना है और यही इसके पीक के डेज हैं, इन्हीं मंथ्स में इसने राइज करने हैं, ठीक है, केसेस। तो उससे पहले की जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो हम लोग नहीं लेते हैं। जब हमारे सर पे कोई चीज़ आके गिरती है हम तभी होश के नाखून लेते हैं, तभी हम लोग फील्ड में निकलते हैं। फिलहाल आपसे इस हवाले से जानना चाहूँगी, मतलब अगर अब इतने ज़्यादा केसेस राइज हो रहे हैं और दिन ब दिन रिपोर्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब है पहले हमने नेग्लिजेंस की है, पहले वो इकदाम नहीं उठाए हैं जो हमें पहले उठाने चाहिए थे ये इसके सीज़न आने से पहले। बिल्कुल मुनीबा, देखें इसमें इस दफ़ा जो फैक्टर जो सामने आया है सबसे ज़्यादा वो आया है मानसून की जो अननेसेसरी जो बारिश हुई है। उसकी वजह से आपको पता है कि जब भी पानी खड़ा रहता है तो फिर जो लार्वा है इसकी अफजाइश होती रहती है। अब चूँकि स्टार्ट में जब ये मानसून की बारिशें थी तब हमारी जो लोकल सोसाइटीज़ थी, जो निजी सोसाइटीज़ थी,
वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंफेसिस था इस हवाले से कि यहाँ पे लार्वा मिल रहा है लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। तो फिर जब वहाँ पे पीक आ गई तो फिर उसके बाद ज़िला इंतज़ामिया इसमें मुलविस हुई, बड़े जो हेल्थ हाई अप्स हैं फिर वो गए, उनके साथ नेगोशिएशन हुई, फिर वहाँ पे आगे जो है ये बात चलना शुरू हुई। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि देखें अगर महकमा सेहत की जो टीमें हैं बर वक्त इनिशियली जब जनवरी फरवरी मार्च होता है तो उस वक्त वहाँ पे अगर अफजाइश का सिलसिला इसी तरह जारी रहे तो इसी तरह चेक एंड बैलेंस रहें जो कि अब हो रहा है। अब देखें अब जो लोग घरों जो कारोबारी हजरात है वहाँ पे अगर लावा मिलता है तो उनको नोटिस दिए जा रहे हैं, FIR भी दर्ज करवाई जा रही हैं। घरों के अंदर FIR दर्ज नहीं करवाई जा रही, सिर्फ उनको नोटिस दिए जा रहे हैं। मसला ये है कि उन लोगों को भी थोड़ा सा डराया जाए, आगाह किया जाए। देखिए प्यार से हम समझाते 10 से 15 साल गुजर गए हैं, डेंगू बेकाबू होता जा रहा है। लास्ट ईयर आपको भी पता है कि इतना आया था और इतने क्रिटिकल पेशेंट आए थे कि लाहौर के अंदर 21 अफराद जाँ बहक हो चुके थे, अब भी 6 हो चुके हैं। अब भी सूरत हाल जिस जो अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स जो रिपोर्ट है स्टैट्स हैं उसके मुताबिक तो कुछ हद तक पेशेंट्स कम हैं, लेकिन जो आइंदा आने वाला जो मंथ है नेक्स्ट मंथ वो काफ़ी जो है क्रिटिकल हो सकता है। लेकिन अगर इसी तरह एफर्ट्स जारी रहती हैं, लार्वा को अफजाइश किया जाता है और लोग सबसे ज़्यादा देखें, सबसे ज़्यादा जो इम्पेक्ट है ना ज़िला इंतज़ामिया या हेल्थ डिपार्टमेंट जितना मर्जी फोकस कर ले, ये एक दफ़ा स्प्रे करके चले जाएंगे। नेक्स्ट टाइम देखें हमारे लाहौर की आबादी 1.25 करोड़ के करीब है और इनके पास जो रजिस्टर्ड जो वर्कर्स हैं उनकी तादाद 4000 है। फिर ये डेली वेजेस को ऐड करते हैं, उनको रखते हैं 3-3 माह के कॉन्ट्रैक्ट पे ताकि ये जो डेंगू की सर्वेलेंस है इसको बेहतर किया जा सके। अब देखिए हमारे यहाँ सिर्फ डेंगू तो है नहीं, हमें पोलियो कैंपेन्स भी इन लोगों को करवानी पड़ती हैं। फिर उसके बाद कोरोना भी हमारे सर पे है, कोरोना की वैक्सीनेशन भी करवानी पड़ती है। एक चीज़ पे फोकस नहीं है ना, हमारे और दूसरे वर्टिकल प्रोग्राम्स हैं तो उन सब को लेके चलना पड़ता है। देखें आपने एक बात कही, डॉक्टर साहब ने बताया कि 1979 से ये एक डेंगू आगाही चल रही है, तो हम किस साइड पे खड़े हैं? हम अपने लोगों को हम ये प्रोग्राम्स कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, तो अब ये सिस्टम लोगों को भी खुद से भी चाहिए। फिर इस पे मेरा ख्याल है पंजाब गवर्नमेंट को हेल्थ एजुकेशन को जो है उसको भी जो है इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बाकायदा तौर पे डेंगू का, कोरोना का, पोलियो का इनके लेक्चर्स देने चाहिए। क्योंकि जब आप बड़ों को, छोटे बच्चों को यूनिवर्सिटी गोइंग को जब आप ऐड करेंगे तो उसका इम्पैक्ट बड़ा अच्छा रहेगा। लोगों को अगर कोई सादा लोग हैं, अनपढ़ हैं, मतलब जिनको कोई नहीं समझा सकता, तो अपने कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चे जब जाके बताएंगे कि हम इस तरह पोलियो को या डेंगू को कंट्रोल कर सकते हैं तो उसका इम्पैक्ट बड़ा अच्छा रहेगा। अभी भी आप यकीन करेंगे ये पोलियो वर्कर या डेंगू वर्कर्स जाते हैं तो उनके साथ प्रॉपर ताउन नहीं किया जाता। मैं भी बाज़-औक़ात इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा इन लोगों के साथ जा रहा हूँ सर्विलेंस पे, तो लोग दरवाज़ा नहीं खोलते, लोग छतों पे नहीं जाने देते, लोग रेजिस्ट करते हैं। तो सम टाइम अगर ये साथ हों डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर तो वो जाने देते हैं, आम वर्कर्स हो तो उनको अंदर भी नहीं जाने देते, तो फिर उनको सम टाइम AC को या डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त देनी पड़ती है, सॉरी पुलिस को इन्वाइट करना पड़ता है। तो इस तरह के जो मामलात हैं ये अभी भी शहर लाहौर के अंदर हो रहे हैं, तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं बकाया जो इजला है उनका क्या हाल होगा। मतलब वो टसलबाजी अभी भी चल रही है, अभी भी वो जो बैकवर्ड एरियाज के जो हमारा माइंडसेट है अभी तक भी वही चल रहा है। जी अनफॉर्चुनेटली जो बिलाल साहब ने बात की है मैं काफ़ी हद तक जो है ना जिससे एग्री करता हूँ। मसला ये है कि जी इस साल हमें डेंगू वर्कर्स की तादाद डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर ने सबसे ज़्यादा दी है। देयर अबाउट लाइक 9000 पीपल हु आर वर्किंग डेली इन द फील्ड्स। और वो लोग, उनका काम ही यही है कि जी वो सर्वेलेंस करते हैं, सर्वेलेंस के हवाले से वो हर घर के दरवाजे तक पहुंचते हैं, नॉक करते हैं, इजाज़त लेते हैं और सर्वेलेंस करते हैं। अब अमूमन बिलाल साहब ने जिस तरह कहा, रेजिस्टेंस यही आती है कि कुछ लोग कहते हैं कि जी हमारे सोने का टाइम था, कुछ लोग कहते हैं कि जी हम आपको अंदर नहीं आने दे सकते। हालांकि हमारी टीम्स बाकायदा तौर पे अपने कार जो है वो साथ लेकर जाती हैं और उनके साथ प्रॉपर उनका साजो सामान होता है, क्योंकि जिस घर से लार्वा मिलता है उसको फौरी तौर पे काउंसिल भी किया जाता है और उनको बताया भी जाता है कि अब आपने इसको तल्फ कैसे करना है और आइंदा पानी कहीं भी थोड़ा बहुत भी स्टैग्नेंट वाटर जो है वो कहीं भी खड़ा होने ना दें। वाकई इस दफ़ा बारिशें बहुत तवक्को से ज़्यादा हुई और उसकी वजह से वक्फे से होती रहीं। हमारी तमाम टीम्स एक हफ्ते के अंदर अंदर या ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते में दोबारा उस घर तक पहुँचती हैं जिससे वो पहले होके गई होती है। ठीक है। तो अक्सर लोग ये भी एतराज़ करते हैं कि जी आप एक अभी 2-3 दिन पहले तो आए थे तो फिर दोबारा आ गए हैं, तो आप क्या चाहते हैं। और बात बिलाल साहब की बिल्कुल ठीक है कि यही लोग फिर वर्टिकल प्रोग्राम्स में भी और भी प्रोजेक्ट जो हैं उनमें भी इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ जो अब सामने आ रही है
वो ये है कि जब तक जाहिर बात है 9,000 लोग हों या 90,000 लोग हों, ये लाहौर की आबादी के लिए एक बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है। ये लोग अपनी कोशिश कर सकते हैं, महकमा सेहत अपनी कोशिश कर सकता है, लेकिन जहां हमें लोगों का साथ दरकार है और जहां अवेयरनेस की बात आए, उसके बगैर कोई भी मुआशरा किसी भी वबा का पूरी तरह जो है वो मुकाबला नहीं कर सकता। तो अब हम इस चीज़ पे तवज्जो दे रहे हैं कि आगाही के पोस्टर्स तमाम कमर्शियल प्लाजा जो हैं वो खुद बनवाएं। डीसी साहब ने एक नया इनिशिएटिव लिया है जिसमें खुसूसी तौर पे कमर्शियल बिल्डिंग्स जो हैं उन पे आगाही के पोस्टर्स का होना बहुत ज़रूरी है। हमारी टीमें पार्क्स में बैठी हैं और पार्क्स में आगाही के पोस्टर्स लगे हुए हैं कि लोग इस टाइम पे, शाम के टाइम पे अमूमन जब ये मच्छर काटता है या सुबह के टाइम, वहाँ पे हाफ स्लीव्स और नेकर्स पहन कर ना आए, क्योंकि ये एक सोर्स बन जाता है, फिर मच्छर को आसानी होती है स्प्रेड करने में डिजीज़। हम मुख्तलिफ वो इनिशिएटिव ले लें जो गाहे बगाहे ज़िलाई इंतज़ामिया हमें जिनसे आगाह कर रही है और जिनके ऑर्डर्स जारी कर रही है। पहले की निस्बत आपको इंशाल्लाह इस दफ़ा अगर आप गुलबर्ग टाउन, जो कि मेरा टाउन है, इसमें आप निकलेंगे, आपको कमर्शियल बिल्डिंग्स और शॉप्स पे लगे हुए छोटे पोस्टर्स और बड़े पोस्टर्स जो कि इन तमाम अंजुमन ताजरान ने खुद भी छपवाए हैं और डिस्प्ले किए हैं, ये नज़र आएंगे। अवेयरनेस के बगैर इस चीज पे काबू पाना जो है जी वो नहीं, मुमकिन ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, हर किसी को, छोटे छोटे बच्चे को अवेयरनेस होनी चाहिए। जिस तरह हमने कोरोना की अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा पहुंचाई थी और लोगों ने फिर उसके ऊपर अमल किया भी था, तभी हमने दूसरी वेव को कंट्रोल कर पाए थे। तो इसी तरह हम लोगों ने काबू पाना है डेंगू पे भी और एहतियाती तदाबीर अपनानी है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है इसकी वैक्सीनेशन है जिससे इस पे काबू पाया जा सकता है? जी हाँ, इसकी वैक्सीनेशन अवेलेबल है, लेकिन वो सरदस्त कोई बहुत ज्यादा कामयाब उसके रिजल्ट्स चुके नहीं हैं। अच्छा। कुछ ममालिक में तजर्बाती तौर पे ये बनाई गई और लगाई भी गई है, लेकिन उसके कोई बहुत ज्यादा हौसला अफजा अभी रिजल्ट्स नहीं है, क्योंकि वायरस है और म्यूटेट करता है, ये अपनी जीन्स चेंज करता है, जेनेटिक मटीरियल चेंज करता है। तो अभी तक हम इस पे वो एक प्रॉपर वैक्सीन जो है वो बनाने में WHO जो है वो कामयाब नहीं है। अच्छा। और इतनी रिकमेंडेड भी नहीं है, क्योंकि ये फौरी तौर पे अपनी शक्ल चेंज कर लेता है। हाँ, ये है कि डेंगू की जो 4 इकसाम हैं उनमें से एक के बंदे को, किसी को लग जाने के बाद काफ़ी हद तक इंसान उससे इम्यून हो जाता है, लेकिन देन अगेन 3 अभी भी किस्म बाकी हैं, और जब फिर दूसरी किस्म उस पर हमलावर होती है तो वो पहले की निस्बत ज़्यादा थोड़ी सी खतरनाक होती है। अच्छा। सो रिक्वेस्ट यही है कि चूंकि इसकी अभी कोई प्रॉपर वैक्सीनेशन रिजीम अवेलेबल नहीं है, और आजकल आपको भी पता है कि मार्केट में इसको बुखार को कंट्रोल करने वाली जो अद्वियात हैं उनकी भी शॉर्टेज मार्केट में जारी है, और पैरासीटामोल नाम का जो ब्रांड है वो किसी और नाम से भी अवेलेबल है, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसके भी वही रिजल्ट्स हैं। तो पंजाब गवर्नमेंट जो है वो फ्री मेडिकेशन जो है वो हॉस्पिटल्स में सप्लाई भी उनकी दे रही है, बुखार की अद्वियात जो हैं वो अवेलेबल हैं। मेरी भी यही रिक्वेस्ट है कि बजाय हम एक नाम पे जो है ना जी वो स्टक होने के, कोई भी ब्रांड अगर मार्केट में अवेलेबल है, दैट हैज़ द सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड द सेम इफेक्ट, एक हम उस बिलीव से अगर बाहर आ जाएं तो हमें काफी हद तक हमारा माइंडसेट बन गया ना कि नहीं, हमने पैनाडोल ही खानी है जो भी कोई हमें मसला होगा। तो ये पैनाडोल का मसला कब तक आपको लगता है, आपके रिसोर्सेज क्या कहते हैं, हल हो सकता है? मुनीबा, इसका जो मसला था वो काफ़ी हद तक हल हो चुका है। अच्छा। वो इस सेंस में कि जब ये शॉर्ट हुई थी तो उसकी वजह ये थी कि जो कंपनी है उसके पास जो कंजप्शन थी वो उससे ज़्यादा बना रही थी। अच्छा। हर चीज़ का, मेडिसिन का भी एक कोटा होता है, तो वो जितना वो बना रही थी, चूँकि इस वक्त मौसमी फ्लू भी था, मलेरिया भी था, डेंगू भी था, फिर ये कोरोना भी आ गया, तो इसकी जो कंजप्शन थी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तो फिर उन्होंने जानिब से ये चूँकि रॉ मटेरियल भी शॉर्ट था, फिर उन्होंने दरख्वास्त की ड्रैब से कि हम इसकी प्राइस को इंक्रीज़ करना चाहते हैं। तो अब पहले ये ₹1.70 की फी टैबलेट थी, फिर ड्रैब ने पिछले दिनों इसकी प्राइस को बढ़ा दिया, जो अब ये ₹1.80 की हो गई है। तो अब इसकी जो अवेलेबिलिटी है, जो प्रोडक्शन है, ये भी स्टार्ट हो चुकी हुई है। चूँकि ये सिंध की कंपनी है मल्टीनेशनल, वहाँ से ये स्टॉक आता है, तो इस वजह से थोड़ा सा इसमें हो जाता है, लेकिन अभी भी हमारे पास मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, पैरास्टामोल है, डिस्प्रोल है, फेब्रोल है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। और इस वक्त काफ़ी हाई क्वांटिटी में ये जो बड़े फार्मेसीज़ है वहाँ पे तो इंश्योर किया जा रहा है चेन फार्मेसीज़ पे कि पैनाडोल की और ये जो दूसरे जो ब्रांड्स हैं इनकी अवेलेबिलिटी को यकीनी बनाया जाए। इस हवाले से पंजाब जो ड्रग कंट्रोल है वो भी काफ़ी ज़्यादा इस पर जो है ये ज़ोर दे रही है। और सम टाइम होता है कि ये जो छोटे इलाके हैं यहाँ पे वो सप्लाई नहीं पहुँच पाती, तो कुछ यानी इश्यूज़ की वजह से,
तो ओवरऑल इसकी प्रोडक्शन पैनाडोल की भी स्टार्ट है, मार्केट में आ चुके हैं, चूंकि रेट का इशू था। भी हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम वो भी खा सकते हैं जिसमें पैरासीटामोल का फार्मूला हो, वो हम खा सकते हैं। डॉक्टर फरीद राना हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और मोहम्मद बिलाल ने भी हमें ज्वाइन किया था। बिलाल, आपका भी बेहद शुक्रिया कि आप भी यहाँ पर आए, और डेंगू के हवाले से जनाब कि डेंगू की सिचुएशन क्या है लाहौर में, इस हवाले से बात की है, क्या क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं इंतजामिया की तरफ से। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ किताबों के हवाले से बात कर लेते हैं। प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं और आज की किताब का तारुफ उनसे सुनते हैं। जी अहमद साहब, ओवर टू यू। आज ये जो किताब मेरे हाथ में है, आपको उसलूब से और उसके मौज़ूआत से पता चलेगा कि ये किस कदर दिलचस्प किताब है, और आप चाहेंगे कि इस किताब को फ़ौरन हासिल करें और बैठ के पढ़ना शुरू कर दें और उस वक्त तक ना उठें जब तक ये किताब मुकम्मल ना हो। मिसाल के तौर पे ये इक़्तिबास मैं आपके सामने पेश करता हूँ। हल्का अरबाब ज़ौक़ में जब कोई अच्छा मकाला या अफसाना पढ़ा जाता तो अजब होता कि उसके बीच अंजुम रुमानी को खांसी उठ खड़ी होती। वो वक्फा से खांसते चले जाते, हत्ता के मकाला ख़त्म हो जाता। ये कुछ आज ही की बात नहीं है। अंजुम रुमानी साल से इसी वज़ादार अंदाज में हल्का में खांसते चले आ रहे हैं। साल से एक ही वजह चली आ रही है कि कैंची का सिगरेट पीते हैं, खांसते हैं और गज़ल लिखते हैं। ना सिगरेट का ब्रांड बदलता है, ना गज़ल का रंग बदलता है। ये भी नहीं कह सकते कि पुख्ता होता चला जा रहा है। उनकी गज़ल में जो पुख्तगी आज है वही 20 साल पहले भी थी। उस वक्त भी वो उस्ताद अंजुम रुमानी कहलाते थे। असल में वो उन शायरों में से हैं जो बालिग पैदा होते हैं। कच्चे पक्के रंग रहे होंगे उनके यहाँ, तो नई नज़म में रहे होंगे ना। गज़ल में तो वो अव्वल दिन से पक्के ही देखे गए हैं। नज़में भी अंजुम रुमानी ने बहुत लिखी हैं। अख्तर शिरानी से मुतासर होकर रुमानी नज़म लिखी और फजलुद्दीन अंजुम से अंजुम रुमानी बन गए। फजलुद्दीन अंजुम से अंजुम रुमानी बन गए। आज़ाद नज़म का शोर गुल सुना तो आज़ाद नज़म भी बहुत लिखी, मगर जब तबीयत में ठहराव आया रुमानी नज़म और नज़म आज़ाद दोनों को जवानी की आवारगी जानकर तर्क कर दिया। सीधी राह पर ये रुमानी वो रोमांटिक वाला है, अंजुम रुमानी नाम नहीं, यानी रुमानवी नज़म जो लिखते थे उसको भी तर्क कर दिया। सीधी राह पर आए और गज़ल कहने लगे, आखिर को यही उनका फ़न ठहरा। आपको तर्ज़ तहरीर से कुछ अंदाज़ा हो गया होगा कि ये और किसका हो सकता है सिवाय इंतज़ार हुसैन के। तो इंतज़ार हुसैन की खूबसूरत किताब मुलाकातें दरअसल, और ये संग मील ने शाया किया है। मुलाकातें दरअसल ख़ुद इंतज़ार साहब बताते हैं कि ये मेरे पेशे की पैदावार है। पेशे के एतबार से ये एक सहाफ़ी थे और रोज़नामा मशरिक़ उन दिनों निकलता था, उसके लिए इन्हें इंटरव्यू करना होते थे और कॉलम्स लिखना होते थे। तो इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे अदीबों के इंटरव्यूज़ किए और फिर उनको कॉलम की शक्ल में, सवाल जवाब की शक्ल में नहीं, जो एक रूटीन का एक है ना ट्रेडिशनल तरीका कि सीन ऊपर लिखा जीम नीचे लिखा, ऐसा नहीं है, बल्कि खुद ही से सवाल भी लिख के उसका जवाब लिख दिया। बाज़ औक़ात डायरेक्टली जवाब में ही बता दिया कि इस सवाल के जवाब में उन्होंने ये कहा था। तो वो बहुत ही दिलचस्प रहा। फिर तवालत भी नहीं हुई, छोटे ये मज़ामीन समझ लें, इंटरव्यू समझ लें, बस बुनियादी तौर पे मैं ये समझता हूँ कि ये खाके बन गए। तो एक फ़िल्म चलती है जिसमें मनाज़र बदलते चले जाते हैं, चेहरे बदलते चले जाते हैं और बहुत खूबसूरत अंदाज में हमारे सामने माजी के जो अजीम अदीब हैं और शायर हैं और दानिश्वर हैं और मौसीक़ार हैं और गुलूकार हैं, वो मुतारफ़ होते चले जाते हैं। इसमें नज़ाकत अली, सलामत अली भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपको ऐसे अच्छे फ़िक्रे मिलेंगे कि वो इंतज़ार साहब का ही तखस्सुस है। इंतज़ार साहब के क्या कहने, बहुत अजीमुशान अफसाना निगार थे, नावल निगार थे, कॉलम निगार तो थे ही। लिटरेरी नोट्स के नाम से डॉन में ये कॉलम लिखते थे, फिर एक्सप्रेस, रोज़नामा एक्सप्रेस में कॉलम लिखते रहे। और हमें जब इंतज़ार साहब का कॉलम पढ़ने को नहीं मिलता था तो हमें ऐसा लगता था कि जैसे खाने के बाद हमने स्वीट डिश नहीं खाई। अच्छी उर्दू के लिए या हमें किशोर नाहिद की तरफ देखना पड़ता था या इंतज़ार साहब की तरफ देखना पड़ता था। इंतज़ार साहब के साथ उठना बैठना भी हुआ। क्या ही शानदार आदमी थे, पुरानी तहज़ीब के चलता फिरता पुरानी तहज़ीब का नमूना थे। ये मुझे बाज़ जगह पे ऐसे लगा कि जैसे ये इंतज़ार साहब हमारे साथ बातें कर रहे हैं बैठ के, वही अपने नरम व गुदाज लहजे में। बहरहाल ये किताब 2 हिस्सों पे मबनी है। पहले हिस्से में 86 इंटरव्यूज़ हैं जिनको उन्होंने खाके की सूरत में बयान किया है और दूसरे हिस्से में 31 ताज़ियत नामे हैं। इनको नसरी मरसिया कह लीजिए।
बहुत खूबसूरत हैं। जो लोग इस दुनिया से चले गए, जिनके साथ इनका वक्त गुजरा, फिर जाहिर है उनके गम में जो कुछ उन्होंने लिखा वो बड़ी खासे की चीज़ें हैं, बड़ी बेहतरीन है। जो खाके बहुत ही अच्छे लगे वो मुझे, मैं समझता हूँ कि मुझे बिल्कुल उनका जिक्र करना चाहिए। मोहम्मद हसन अस्करी साहब अजीम शान नकाद थे। इसके अलावा मुमताज़ मुफ्ती, कतील शफ़ाई इब्ने इंशा, कुदरतुल्लाह शहाब, अशफाक अहमद, किश्वर नाहीद का गुली डंडा और अब्दुल अजीज़ खालिद जो इब्रानी ज़ुबान के अल्फाज भी जदीद शायरी में ले आए थे। मुनीर न्याजी का बहुत अच्छा। इसके अलावा जाहिद डार जिनको देखते थे और हम कहते थे कि पाकिस्तान में जब ये ज़िंदा थे तो उस वक्त इनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा बंदा कोई नहीं था, ये जाहिद साहब के बारे में कहा जाता है। इसी तरह डॉक्टर वज़ीर आगा जब ज़िंदा थे उनके बारे में भी यही कहा जाता था। मोहम्मद काजिम जो अरबी के मुतरज्जम, बड़े आलीशान आदमी, तो बहुत ही खूबसूरत इसमें आपको जो तहरीरें मिलेंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इंतज़ार साहब की उर्दू, सुभान अल्लाह, ऐसा लगता है कि जैसे आपके सामने बैठे हैं एक बुज़ुर्ग और ख़ूबसूरती से आपके साथ गुफ्तगू करते चले जा रहे हैं। इसमें ज़रा कहीं प्रूफ की गलतियां हैं, जाहिर है। एक दफ़ा क्या जिक्र है कि मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब की किताब पब्लिश होने के लिए मेरे पब्लिशर साहब के पास आई, जो मेरी किताबों को पब्लिश किया करते थे। तो उन्होंने कहा कि हमाद भाई ये ज़रा पढ़ दीजिएगा और याद रखिएगा कि मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब। ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद साहब आपका। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं क्रिएटिविटी के हवाले से। और आपको पता है गुज़श्ता कुछ दिनों से मैं तबीयत नासाज होने की वजह से छुट्टियों पे थी, तो उस दौरान मुझे कुछ किताबें पढ़ने का भी मौका मिला। और उसमें एक जगह मैंने विंस्टन चर्चिल की एक तहरीर पढ़ी कि तुम खुद अपनी दुनिया तख्लीक कर सकते हो। तुम्हारी क्रिएटिव थिंकिंग जिस कदर मजबूत होगी, तुम्हारी दुनिया उस कदर खुश होगी। और जब तुम ख्वाब देखना छोड़ दोगे तो तुम्हारी दुनिया अपना वजूद खो देगी। और मुझे लगता भी यही है कि हकीकत यही है कि क्रिएटिविटी बहुत सी शक्लों में ज़ाहिर होती है। एक साइंसी तख्लीकी सरगर्मी इजादात का सबब बनती है। एक आर्टिस्ट की तख्लीकी सरगर्मी, उसकी जो शाहकार पेंटिंग होती है, उसका सबब बनती है। एक म्यूज़िकल तख्लीकी सरगर्मी खूबसूरत म्यूज़िक को वजूद में लाने का सबब बनती है। और ये क्रिएटिविटी तहरीरों की शक्ल में भी हो सकती है। हम जो कहानियाँ पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं, नज़म और शायरी की सूरत में भी हमें ज़ाहिर होती है। लेकिन हमारे यहाँ लगे डिग्रियों के बाजार बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों का गला घोंट रहे हैं। और तालीमी इदारे और असातिज़ा भी बच्चों को रटा लगाकर रटे हुए असबाक निगलने और उगलने के अलावा कुछ नहीं सिखा पाते हैं, जिससे नौजवानों की जो जहनी सलाहियत है वो कम होती जा रही है। उनके लिए ज़िंदगी का तमाम तर मकसद जो है वो सिर्फ अपग्रेड लेने तक मुहित हो चुका है। अजीम तख्लीकार पाब्लो पिकासो का मानना ये था कि सभी बच्चे पैदाइशी तौर पर ही तख्लीकार और फनकार होते हैं। मसला ये है कि एक गैर तख्लीकी मुआशरा उसकी राह में ऐसी दुश्वारियां हायल कर देता है कि सन्ने बलूगत तक पहुँचते पहुँचते उसकी तख्लीकियत अपनी मौत आप मर जाती है। तो बच्चों और नौजवानों में तख्लीकी सलाहियतें क्यों मांद पड़ती जा रही हैं और उन सलाहियतों में निखार हम कैसे पैदा कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अख्तर अब्बास साहब, है माहिर तालीम है और लाइफ कोच हैं। अख्तर साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सब आज हमने बात करनी है क्रिएटिविटी इन किड्स, बच्चों में क्रिएटिविटी कैसे पैदा करनी है। लेकिन आपका सवाल मुझे याद आ गया, बड़ों में भी होनी चाहिए। लेकिन हम बच्चों से स्टार्ट करेंगे तभी वो बड़े होते होते फिर वो नस्ल दर नस्ल एक चीज़ चलती है। तो किस तरह उनके अंदर की जो सलाहियतें हैं, एक तो हमें वो ढूंढनी चाहिए, वो किस तरह ढूंढ सकते हैं हम कि ये सलाहियतें तो आमतौर पे अंदर मौजूद होती हैं। हाँ जी, यानी हर खूबसूरत तस्वीर पत्थर के अंदर मौजूद होती है, बिल्कुल ऐसे ही। आर्टिस्ट उसको अलग करता है। हाँ। लेकिन हम जब ये बात करेंगे तो हमारे बहुत सारे असातिज़ा हमारे खिलाफ हो जाएंगे। अच्छा। इसलिए कि उन्हें तो ज़िंदगी में एक ही चीज़ सीखी है और वह मक्खी को मक्खी के ऊपर रख के बहुत उम्दा तरीके से मारना। यानी बच्चा एक लफ्ज अपने पास से अगर लिख दे, हाँ। उसकी तो जान को आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, एग्जैक्टली। यानी अब तो अल्लाह माफ करे, यानी वो कहते हैं नुक्ता और जेर जबर भी आसपास ना हो तो नतीजा ये है कि आपके लाखों बच्चे इस वक्त 4 CGPA ले रहे हैं, जी जी, बट क्रिएटिव ज़ीरो हैं। यानी ज़िंदगी में उन्हें जब भी कोई काम दिया जाता है
तो उनके पास उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कि सारी उम्र जिस तौर पे आप चलते आ रहे हैं तो आपने सोचने का तो आइडिया खत्म हो गया। दुनिया भर में बच्चों को जो क्रिएटिविटी सिखाते हैं, आपको हैरत होगी, अमेरिका में कुछ साल पहले एक प्रॉब्लम हुआ कि जो अमेरिकी बच्चे हैं वो डल हो रहे हैं। अच्छा। और जो बाहर से बच्चे आ रहे हैं, खास तौर पे इधर से चीन से और साउथ कोरिया से, तो ये दे आर मोर क्रिएटिव। ओके। अच्छा, फिर वो आपस में लड़ते ज़्यादा थे, तो उनके जो थिंक टैंक थे वो बैठे और उन्होंने कहा कि बच्चों को ग्रेटिट्यूड सिखाएं 10 बातों पे। अच्छा। जब स्कूलों में गए छोटे बच्चे, तो दे रिफ्यूज्ड ब्लंटली कि हम इन बातों पे ग्रेटिट्यूड नहीं करेंगे, हम खुद सोचेंगे। अच्छा। और उन्होंने जो लिस्ट बनाई वो कोई 1100 चीज़ों की थी। आई शुड बी थैंकफुल बिकॉज आई हैव अ मदर, आई हैव अ फादर, दे लिव टुगेदर, आई हैव 4 fingers, I can move, I can laugh, I can read, I can sleep, I can weep। अच्छा, जिन चीज़ों के बारे में हम सोचते भी नहीं हैं, वो उन्होंने खुद से, ज़ाहिर है टीचर साथ बैठते हैं तो आप लोगों को एक नई चीज़ आउट ऑफ द बॉक्स भी सिखाते हैं। फिर यानी क्रिएटिविटी है क्या, इस कमरे में अगर ये चीज़ें ना हो तो डल सा सादा सा होगा, बट आप उसकी शेप बदलते हैं, जी जी। उसको डेकोरेट करते हैं, खूबसूरत करते बिल्कुल हैं। ऐसे ये यहाँ। एक खूबसूरती है क्रिएटिव। दूसरी ये है जैसे साइरस आज़म दुनिया का बड़ा बादशाह था, तो उसे फतूहात का शौक था। तो जब वो ईरान से चला फतह करने तो रास्ते में दरिया आ गया, तो ही सेड कि मुझे जाना ही जाना है, बी क्रिएटिव एंड गेट द सोल्यूशन। तो उनके जो इंजीनियर्स थे उन्होंने उसमें से नहरें निकाल दी। अच्छा, जब नहरें निकली तो दरिया का जोर टूट गया, तो वहां से गुजरना आसान हो गया। तो जिंदगी में जब भी लोग, पूरी दुनिया में जितनी खूबसूरती है, अगर आप उस पर माइंड ना करें, जी जी, लोग कहते हैं खवातीन की वजह से, क्रिएटिव लोगों की वजह से। बिल्कुल ऐसे ही है, नो डाउट। जितने मसाइल पैदा होते हैं, जो उसका हल लेके आता है वो क्रिएटिव आदमी होता है। अच्छा, क्रिएटिव आदमी को अपनी चीज पे इतना मान होता है। मुझे याद है दुनिया का जो सबसे बड़ा मुजस्मा साज है, इसमें जब डेविड बनाया तो पत्थर में, अगर आपने देखा, बहुत हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का है ये, बहुत बड़ा। अच्छा, उसने जब मुकम्मल किया तो कई हफ्ते गुजर गए थे, उसने जूते नहीं उतारे थे, सॉक्स नहीं बदली थी, तो ये जब उतारे गए तो उसके साथ जिल्द भी उतरी। अच्छा, अब वो जिस तौर पे काम कर रहा था, जब उसने देखा तो देखने के बाद उसने कहा बोलो। अब मुजस्मा कैसे बोले, बट उसको इतना मान था कि उसने जो उसके हाथ में हथौड़ा था उसके घुटने में मारा। बोलते क्यों नहीं हो तुम्हें, मैंने बनाया। अच्छा, ये जो मान होता है आपको कि मैंने किसी ना होने में से एक चीज, उसने पत्थर में से निकाला था। बिल्कुल बिल्कुल। रोम में जो वेनिस में सब लोग जमा थे, तो वहां उन्होंने कहा कि मास्टर प्लीज टेल अस व्हाट स्पेशल इन योर हैंड्स। तुम पत्थर को हाथ लगाते हो तो बोलने लगता है। और तो उसने कहा नो, माई सन्स एंड माई डॉटर्स, खास टोन थी उसकी, देयर इज नथिंग इन माई हैंड्स। ये तो कुदरत है जो एक खूबसूरती बनाती है, तो मैं तो छोटी छोटी हथौड़ियाँ लेके उसकी नाक से, कान से उसको इधर उधर कर देता हूँ। हमारे बच्चों को अगर थोड़ा सा हम इस पर फोकस कर लें, लाइक कभी हम उन्हें बैठ के कहें पाकिस्तानी मसाइल पे बात करें, तो आपको 10 चीज़ें वो नई निकाल के बताएंगे। अभी हम उनको तकरीरें सिखाते हैं ना, तो जो कहते हैं वो रटू तोतों की तरह कर देते हैं। 2 साल पहले दुनिया में क्रिएटिव बच्चों का कंपटीशन हुआ। अच्छा। और मैं आपको यानी खुशी की बात बताऊं कि पाकिस्तानी बच्चों ने पहले इंडिया को हराया, फिर वर्ल्ड में जीता। अच्छा, जो बच्ची चैंपियन थी उससे मैंने पूछा कि बेटा व्हाट वाज द टास्क, तो उसने कहा हम सब लोग मुख्तलिफ टीमें 17 मुल्कों की जो टॉप की थी बैठी थी, और पाकिस्तानी बच्चे भी थे। तो हमें उन्होंने अचानक ये कहा कि खला में तुम लोग हो और एक शहर बनाना है। अच्छा। तो 1 घंटा तुम्हारे पास है, सही, बनाओ। अच्छा, उसने कहा जी हम सब अपने अपने काम में जुट गए। ठीक। जिस बात पे उनको बहुत ज़्यादा दाद मिली या उनको क्रिएटिविटी को वो ज़्यादा माना गया, वो ये था कि उन्होंने सीवरेज का भी सोचा, उन्होंने बिजली का भी सोचा, एक एक चीज़ को। अब ये बच्चे कौन से थे, 9th और 10th के बच्चे थे। अच्छा। लाहौरी के थे। अच्छा। अब सोचिए कि जो चीज़ें इंजीनियर्स और बड़े बड़े शह दिमाग सोचते हैं, उन्होंने उनको किया और बड़ी मज़े की चीज़ क्रिएट हुई। अब मुझे अल्लाह ने मौका दिया, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मैगजीन था फूल, उसको स्टार्ट करने का, चलाने का। हमने एक कंपटीशन किया
क्रिएटिव बच्चों के लिए सही सही वो ये था कि अगर फतह मक्का के अगले दिन अखबार शाया होते तो क्या होते। अब सोचिए, इट वाज अ डिफरेंट आइडिया। तो दो भाई सियालकोट के थे, अच्छा वो चमड़े पे अखबार बना के लाए, ओरिजिनल चमड़ा। वाओ, उन्होंने वो चमड़ा क्रिएट किया। अच्छा, दोनों ने बाद में बोर्ड टॉप किया, दोनों बाद में डॉक्टर बने। वेरी नाइस। अच्छा, इसी तौर पे मुझे याद है एक बच्चे ने उसमें जो सुर्खी लगाई कि मदीना से मक्का जाते हुए जासूस पकड़ी गई। अच्छा, उस खातून ने बालों में छुपा जी, के जी, ले गई थी, हाँ। और बाद में अल्लाह के रसूल ने बताया एक एक चीज़। एक किसी ने इश्तिहार छापा कि काफिला जाने वाला है मिस्र और शाम को, तो फलां जगह रुके हुए, जिसने आना आ जाए। अच्छा, हमने वो अखबार जब छाप दिया तो फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में इसकी एग्जीबिशन हुई मुख्तलिफ जगहों पे। तो जो हमारा डिपार्टमेंट था इश्तिहारात वाला, उसने मुझे नोटिस भेजा। उसने कहा उसमें 3 इश्तिहार हैं, एक खजूरों के बाग का, अच्छा एक काफिला जाना मिस्र, तो किस रेट पे आपने बुक किए। इट वॉज फनी। उन्होंने अपने तौर पे ठीक सोचा कि ये वो ओरिजिनल इश्तिहार लग रहे थे। ठीक। तो मैंने उनसे कहा कि अगर बिल करना है तो एक कुरैशी मक्का के नाम कर दें। उन्होंने कहा जी पता है। मैंने कहा वो कब्रिस्तान कोई मक्का का होगा। अब इन बच्चों ने जो चीज़ें बनाई, हमने उसमें पाकिस्तान के बड़े बड़े राइटर्स को बुलाया। सही। पंजाब यूनिवर्सिटी में उस वक्त डॉक्टर मुगीज शेख साहब थे, उनको, बुशरा रहमान को, अनवर सदीद को। अच्छा, इट वाज, जिसे कहते हैं ना, आप बिल्कुल स्टन हो जाते हैं कि यार बच्चे भी इतनी क्रिएटिव चीज सोच सकते हैं। लेकिन इस तरह की चीजें अब नहीं होती, अख्तर साहब, हमारे घरों में भी नहीं होती। नहीं होती, ये ठीक बात है। अच्छा, कभी हम अगर संडे को अपने बच्चों को किचन दे के देखें, कब देते हैं हम लोग? हम नहीं देते ना, नहीं देते। यानी हम तो माँ या बड़े जो हैं सोफे की जगह तक बदलने की इजाजत नहीं देते। बिल्कुल ऐसे ही। अगर हम उनके कहें कि घर को एक रोज तुम डेकोरेट करके देख लो, या किसी ईद का किसी खास दिन का हम उन्हें कहें कि तुम जो उसका ड्रेस है, कलर, वो तुम सोचो। मुझे याद है एक पाकिस्तान को बहुत बड़े स्टोर्स की चेन है, तो 12वीं उनकी चेन थी, तो मैं उनकी HR एक्टिवेशन के लिए गया। 400 उनके लोग थे। अब उन्हें प्रॉब्लम यह था कि अगले दिन स्टोर शुरू होना था, उनकी टीम्स नहीं आपस में इंटीग्रेट हो रही थी। तो बहुत बड़ा हॉल था। अब मैंने सोचा क्या किया जाए इनका, तो फिर मैंने उनकी टीमें बनाई। अच्छा, क्रिएटिविटी आपके अंदर होती है तो आप उसका इजहार करते हैं। तो उनसे मैंने कहा कि तुम में से जीतेगा वो जो छत को हाथ लगा ले। अच्छा। अब सोचिए, इतना बड़ा हॉल था, 400 लोग, उसके को 5-6 हमने टीमें बना दी। उनके कराची से जो लोग आए हुए थे, सब लोग तमाशा देख रहे थे कि व्हाट्स गोइंग ऑन। अच्छा, किसी को समझ नहीं आ रहा था छत को कैसे लगाएंगे। विद इन 4 to 5 मिनट्स इट हैपन कि उन्हीं ग्रुप से, अच्छा आप किसी एक पे आप यकीन करते हैं, फिर आप उसका एनालिसिस करते हैं, फिर आप गौर करते हैं कि इसमें से हम क्या निकालें, कैसे किया जाए। तो पता चला कि जंप करके तो छत को हाथ नहीं लगाया जा सकता, कुर्सी पे भी नहीं किया जा सकता। सो उन्होंने ग्रुप बनाए, पिरामिड बनाया, और देखते ही देखते एक लड़कियों का ग्रुप और एक लड़कों का, दे टच द वॉल। अच्छा, उसके बाद जो उनके अंदर एक्साइटमेंट थी कि ये हमने खुद किया, मसले का हल निकाला, एक ना होने में सी चीज निकाली। तो बच्चों को एक जमाने में स्कूलों की सफाई भी करवाई जाती थी। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। अच्छा, दुनिया में आप देखें कि हमें बताया जाता है कि अमेरिका के सदर का बेटा अखबार तकसीम करने जाता है, गवर्नर का बेटा पेंट करता है। तो हम अपने बच्चों को तो छुई मुई बना के, हमारे घर में तो ये है ना कि अच्छा चले हम बच्चों को जदीद दौर की टेक्नोलॉजी से उनका इंटरेक्शन कराएंगे, मोबाइल्स या गैजेट्स लेके देंगे, तो उसमें वो क्रिएटिविटी ढूंढेंगे और देखेंगे और उनमें आएगी। क्या इन चीज़ों से क्रिएटिविटी आती है? मुझे याद है पिछले साल एक किताब आई लंदन में, उसमें 15 साल का बच्चा है। उसका इंटरव्यू मैंने पढ़ा। अच्छा। और उसने कहा कि आई एम अनएबल टू परचेज माई कार, आई कैन नॉट बिकम द ओनर ऑफ माई कंपनी, बट मैंने 15 अरब रुपए का सॉफ्टवेयर बनाया है जो मैंने बेचा है। और इट वॉज अ सोल्यूशन जो मोबाइल की कंपनी के लिए। आप सोचिए 15 साल का बच्चा क्या हो सकता है, पर जब आप करने पे आते हैं तो आप बिल्कुल कर गुजरते हैं। अच्छा, हमारे हम लोगों बच्चों को बहुत हुआ तो कार्टून देखने पे लगाते हैं। बिल्कुल। अगर हमारे बच्चों को यहाँ कंपटीशन हो रहे हो कि वो गेम्स बना रहे हो, दसियों चीजें हो सकती हैं। ईरान में और तुर्की में 2 काम किए जाते हैं, आपको हैरत होगी। अच्छा। उन्होंने ये किया कि बच्चों को जोड़ने के लिए वैल्यूज से और अपने दीन से, उन्होंने कहा जो बच्चा 40 दिन तक फजर की नमाज बाजमात पढ़ेगा
उसको साइकिल दिया जाएगा। अच्छा, कंपटीशन शुरू हो गया तो हर मस्जिद में, तुर्की में खास तौर पे, बेहतरीन जो साइकिल हैं, जो महंगे वाले 10-10 हज़ार भी, वो बच्चों को दिए जाते। अब नतीजा ये कि जो काम माँ बाप नहीं करवा पाते, जब आप उसको किसी आप क्रिएटिविटी के साथ जोड़ देते हैं, उसका कंपटीशन शुरू हो जाता है। तो मुझे याद है मैं तुर्की में एक स्कूल में गया, तो वो स्कूल कब्रिस्तान के बीच में से उसका रास्ता जाता था। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा कि ये क्या, तो उन्होंने जो नाम लेने शुरू किए, हमारा फला मिनिस्टर यहाँ का पड़ा हुआ, फला यहाँ का पड़ा हुआ। उसने कहा हमने एक ही चीज सिखाई कि बिलाखिर यू नीड टू गो देयर। तो करेक्टर के साथ जीना है। जो तुम्हें काम मिले गवर्नमेंट का, जो तुम्हें घर का काम मिले, जो तुम्हें कंपनी का काम मिले, लोगों को धोखा नहीं देना। अच्छा, आप एक ऐसी चीज में से जिसमें हम खौफजदा हो कि हम तो कब्रों के पास से भी नहीं गुजरते, पर जब आप करना चाहते हैं तो आप उनके अंदर उस तरह की क्रिएटिविटी पैदा करते हैं कि वो उसी को अपनी लर्निंग का हिस्सा बना लेते हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। लेकिन हम अपने बच्चों में मतलब क्रिएटिविटी ढूंढने के बजाय उनको खत्म ही कर देते हैं, मार ही देते हैं उनकी। अच्छा, दुनिया में आपको हैरत होगी कि जो सबसे बड़ा मैनेजर माना जाता है, मैनेजर ऑफ द मिलेनियम कहते हैं जैक वेलिश को, उसके 5000 मैनेजर्स थे। उसने सबको जो पहली चीज वो क्रिएटिविटी सिखाई, उनको कैसेट दी, अपना विजन दिया, फिर आप उस बताते हैं ना कि ये हम चीज को कैसे करेंगे। आप लोगों को जब काम करने पे आमादा करते हैं और इस बात पे अप्रिशिएट करते हैं कि नया काम करोगे तो शाबाश मिलेगी। Exactly. दुनिया में इस वक्त आपको पता है कलर्स कितने हैं, 6000 से ज्यादा। कॉन्फिडेंस अगले को आप देना कि अच्छा तुम कर सकते हो, कोई नई चीज कर सकते हो, तभी कोई इंसान उस चीज में एक्सेल करता है। अख्तर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। लाइफ कोच हैं जनाब, माहिर तालीम है, और क्रिएटिविटी के हवाले से हम बात करते हैं कि किस तरह बच्चों के अंदर या हम खुद भी अपने अंदर किस तरह क्रिएटिविटी को निखार सकते हैं। अब आपने मुझे इजाज़त देनी है और अपना बहुत सारा ख्याल रखना।